वेलकम। आप सभी लोगों का आज इस इंपॉर्टेंट सेशन में स्वागत है। मैं आपके साथ भूगोल के सेक्शन पे डिस्कस करूंगा, है ना। भूगोल एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, उस पर चर्चा करेंगे। कोशिश करेंगे कि सारगर्भित तरीके से 45 मिनट 1 घंटे में हम भूगोल को लेके एक प्रभावी रणनीति, मतलब 1 घंटे के बाद हमारे पास हो, है ना। ये हमारा एक टारगेट है, समझ लीजिए ऐसा कि नेक्स्ट 1 आवर जो आप लोग फोकस करेंगे, है ना, भूगोल पे, तो 1 घंटे के बाद एक कह सकते हैं कि एक रणनीति आपके पास हो कि भूगोल को लेके हमको बढ़ना कैसे है ना। ये एग्जामिनेशन हमसे चाहता क्या है, भूगोल को लेके हमारी क्या समझ होनी चाहिए, किस तरह से हम आगे बढ़े, इन सब पक्षों के बारे में आपसे मैं चर्चा करूंगा। ऑलरेडी आप लोगों के साथ सुनील सर ने इकोनॉमिक्स पे, सुजीत सर ने हिस्ट्री पे, सोना मैम ने आपको कोर्स का इंट्रोडक्शन के बारे में एक बहुत ही प्रभावी तरीके से चीजों के बारे में अपनी बात रखी। ठीक है। अब आपके कह सकते हैं इस सेशन का एक अगला चरण या अगला जो पड़ाव है वो है भूगोल का सेक्शन। देखिए, भूगोल का जो सब्जेक्ट है या जो सब्जेक्ट मैटर है वो थोड़ा चुनौतीपूर्ण है, चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग इसलिए है या चुनौतीपूर्ण इसलिए है क्योंकि भूगोल जो सब्जेक्ट है उसको माना जाता है कि सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट है। सेमी साइंटिफिक का मतलब ये है कि ये एक ऐसा चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट है जिसमें हमको सामाजिक पहलुओं के बारे में तो समझदारी होनी ही चाहिए, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन साथ ही साथ कई बार हमको साइंस के कॉन्सेप्ट्स की भी जरूरत पड़ती है। चक्रवात को समझना है तो हमको वायुदाब को समझना पड़ेगा, वायुदाब को समझना है तो हमको घनत्व या स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी क्या होता है, बहुत सारे जो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझना पड़ेगा। कई बार हम देखते हैं कि पौने चल रही हैं, दुनिया भर में पौने चल रही हैं। वो पौने जो चलती हैं उसके लिए कई बार कोरियोलिस बल, कोरियोलिस फोर्स, है ना, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। कई बार मतलब बहुत सारे साइंटिफिक शब्दों का इस्तेमाल होता है। तो इस संदर्भ में भूगोल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो है तो बड़ा इंटरेस्टिंग, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। एक बार हमारी पकड़ बन गई, यानी एक बार हमने इस बात को समझ लिया कि भूगोल को समझने के लिए हमको दोनों चीजों की समझ होनी चाहिए। एक तो हमको थोड़े साइंस के कॉन्सेप्ट्स मालूम होने चाहिए, प्लस हमको सामाजिक पहलू भी मालूम होने चाहिए, और इन दोनों के मिश्रण से बनता है आपका भूगोल। क्लियर है। और खास करके कई बार आपने शब्द सुना होगा प्राकृतिक भूगोल, चक्रवात मान लीजिए है ना, सुनामी है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, ऐसे बहुत सारे शब्दों के बारे में आपने सुना होगा। अब ये है तो बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक, बड़ा मजा आएगा आपको, है ना, लेकिन इसमें यही है कि थोड़े साइंस के कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व होंगे। तो सेमी साइंटिफिक यानी कि एक यूनिक जो है पेपर 1, 2, 3, 4, अगर इन चारों पेपर्स में हम सिलेबस को देखते हैं तो या तो साइंस का सब्जेक्ट है या तो सोशल साइंस का सब्जेक्ट है, लेकिन ज्योग्राफी कह सकते हैं कि दोनों का मिश्रण है, सेमी साइंटिफिक सब्जेक्ट है या सेमी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स है। क्लियर है। तो इस संदर्भ में इंटरेस्टिंग भी है और चुनौतीपूर्ण भी है। अब हम लोग जो विजन आईएएस में रणनीति बनाते हैं कि कैसे जो बच्चा है जब क्लास में बैठा है वो, या जब वो हम लोग को सुन रहा है, तो 3 घंटे 2.5-3 घंटे के लेक्चर के बाद उस टॉपिक पे उसकी पकड़ होनी चाहिए, और उसकी पकड़ होनी चाहिए तो हमको इन दोनों पहलुओं को लेके चलना पड़ेगा और प्रभावी तरीके से बताना पड़ेगा। तो हम क्लास में कोशिश करते हैं कि जो भी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स का पक्ष है, जो सामाजिक इश्यूज प्रभाव वाला पक्ष है, उन सब को प्रभावी तरीके से व्याख्या करें। क्लियर है। जब आप लोग क्लास ज्वाइन करेंगे तो आप लोग उसके बारे में देखेंगे कि कैसे भूगोल के टॉपिक्स को कवर किया जा रहा है, कैसे हम लोग उसको एड्रेस कर रहे हैं। अब आज का जो सेशन है ना, जो आज का सेशन है, अगर हम इस सेशन की बात करें तो इस सेशन में हमको ये समझना है कि अभी हमने ऐसा समझिए कि हम एक पहला कदम बढ़ा रहे हैं यूपीएससी की तरफ, है ना, हमारा पहला पग है, पहला कदम है, और ये कदम सही दिशा में होना चाहिए, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि एक बार दिशा ठीक हो गई तो उसके बाद तो यात्रा ही है। तो डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, है ना, कि दिशा ठीक होनी चाहिए। तो आज की क्लास में मेरा मूल फोकस यही रहेगा कि दिशा को लेके किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रहे आपको, कि भूगोल को लेके करना क्या है, एक्चुअली में हमसे यूपीएससी चाहता क्या है ना। तो 3-4 पहलुओं के बारे में मैं इस भूगोल के सिलेबस के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। 3-4 पहलुओं में एक जो पहलू है वो है सिलेबस, कि यार ज्योग्राफी पढ़ना है तो इसका सिलेबस क्या है, और सर कह रहे हैं कि यार सेमी साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है ना, साइंस भी इन्वॉल्व है और सामाजिक इश्यूज भी इन्वॉल्व है, सोशल इश्यूज भी हैं इसमें।
तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा सिलेबस को समझ लेते हैं, बहुत ज्यादा विस्तार से सिलेबस का डिस्कशन नहीं करेंगे, नहीं तो बाकी के पहलू छूट जाएंगे, है ना। 45 1 आवर में कोशिश करेंगे कि चीजों को, सारे पहलुओं को टच कर पाए। तो एक सिलेबस देखेंगे। सिलेबस के अलावा मान लीजिए सपोज अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं, है ना, तो आसक्ति तो होती ही है। आसक्ति का मतलब है कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, सवाल क्या पूछेगा। तो दूसरा जो पहलू है वो ये है कि मान लीजिए हमने खूब पढ़ा भूगोल, खूब समझा, तो हमसे यूपीएससी सवाल कितना पूछ रहा है ना। प्रारंभिक परीक्षा में, मुख्य परीक्षा में वजन कितना है, वेटेज कितना है, उसका एक ट्रेंड एनालिसिस छोटा सा देख लेंगे। 2011 के बाद 10 सालों का भी अगर एक ट्रेंड समझ लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि भूगोल में अगर पढ़ना है तो कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिसमें कुछ सालों में ट्रेंड नजर आ रहा है कि ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। ज्यादा सवाल पूछने का ये मतलब नहीं है कि बाकी को छोड़ देना है, लेकिन एक ओवरऑल होता है ना कि हमको अपना स्ट्रॉन्ग एरिया बनाना पड़ेगा, सबको इक्वली तैयार करना है, सबको बराबर तैयार करना है। लेकिन अगर कुछ एरिया से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं साल दर साल, तो इसका मतलब है कि उस पर पकड़ इतनी मजबूत होनी चाहिए कि अगर उस रेंज में बॉल आ जाए तो ग्राउंड के बाहर ही जाना चाहिए। कुछ ऐसी स्थिति होनी चाहिए, है ना। कुछ अपने स्ट्रॉन्ग एरियाज होते हैं। तो हमको सारा सिलेबस तैयार करना है, लेकिन यह भी समझना है कि हम तो सब तैयार करके जाएंगे, लेकिन यूपीएससी उनमें से किन पहलुओं पे ज्यादा जोर दे रहा है, वजन हमको उस बारे में, या ट्रेंड एनालिसिस हमको उस बारे में बता सकता है। तो दूसरा एक जो पहलू देखेंगे वो वजन को देखेंगे कि वेटेज कितना है, और इस पूरी प्रक्रिया में हमको ट्रेंड समझ में आ जाएगा कि कितने सवाल यूपीएससी के द्वारा भूगोल से पूछे जा रहे हैं। अब मान लीजिए कि हमने सवाल मान भी लिया कि 10 सवाल, 15 सवाल, 20 सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन ऐसा करने से हमको हमारी रणनीति को दिशा नहीं मिलेगी। हमको ये तो समझ में आ जाएगा कि 100 सवाल अगर प्रारंभिक परीक्षा में पूछ रहा है तो 20% वजन है, ठीक है। एक मोटा मोटा समझदारी बन गया कि हाँ ये स्थिति है, और ये जो 20 सवाल पूछे जा रहे हैं वो इस सेक्शन से पूछा जा रहा है, भारत के भूगोल से पूछा जा रहा है, नदियों से पूछा जा रहा है, पर्वतीय क्षेत्रों से पूछा जा रहा है, इंडस्ट्रीज से पूछा जा रहा है, कृषि से पूछा जा रहा है। एक समझदारी उसको लेके बन जाएगी। लेकिन एक अगला जो पहलू है जो गहराई में आपको लेके जाता है आपकी तैयारी में, वो ये है कि चलो ठीक है सवाल पूछे जा रहे हैं, कृषि से पूछ लिया, अलग अलग सेक्शन से पूछ लिया, लेकिन हमको ये भी समझना है कि सवालों की प्रकृति क्या है, नेचर क्या है। अगर हम कोई टॉपिक तैयार कर रहे हैं तो टॉपिक को पढ़ते समय हमको ये ध्यान में रखता है कि इससे क्या संभावनाएं हैं, पॉसिबिलिटीज हैं। जैसे भूगोल अगर हम पढ़ते हैं तो ऐसा थोड़ी ना कि हमने पूरा पढ़ा और पढ़ने के बाद हम सोच रहे हैं कि यार क्या सवाल आ सकता है ना। उसकी जगह अगर हमारे पास एक रणनीति हो कि अगर ये टॉपिक है, इस टॉपिक से यही 4 प्रकार के सवाल आएंगे, यही 3-4 प्रकार के पहलू हैं जिससे सवाल पूछे जा सकते हैं, तो हम जब जिस टॉपिक को पढ़ेंगे तो हम उन चारों डायमेंशन से सोचेंगे कि मान लो इंफॉर्मेशन वाले सवाल आ सकते हैं, मान लो कॉन्सेप्ट वाले सवाल आ जाते हैं, मान लो अप्लाइड वाले सवाल आ सकते हैं, मान लीजिए करंट अफेयर्स वाले सवाल आ सकते हैं। तो जब मैं इस टॉपिक को अप्रोच करूं तो इसको अप्रोच करते समय या इसको तैयार करते समय मैं ये भी सोचूं कि यार इसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन है, कि अगर इंफॉर्मेशन वाला सवाल आया तो कर ले। ये जो कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए सुनामी है, तो ये सुनामी का कॉन्सेप्ट है क्या, यार ये बनता कैसे है। अगर ये भूकंप दुनिया में आता है और दिल्ली के आसपास पिछले 1 सालों में कम से कम 20 से 22 छोटे छोटे भूकंप आ चुके हैं, तो यार ये भूकंप आ क्यों रहा है, ये आने का कारण क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट को समझे। और कई बार कोई कॉन्सेप्ट होता है उसका एप्लीकेशन होता है, उसका अप्लाइड होता है। जैसे मान लीजिए कि आप ब्यूरोक्रेट बनेंगे, तो आप भूगोल क्यों पढ़ रहे हैं, जरा सोच के देखिए कि भूगोल क्यों पढ़ रहे हैं। कृषि, जब एग्रीकल्चर आप पढ़ेंगे भूगोल में और देखेंगे कि यार भारत इतना विविध है, इतना डाइवर्स है, कि कहते हैं ना कि भारत एक राष्ट्र है, उसमें भी महाराष्ट्र है। तो ऐसा समझिए कि इतना बड़ा भारत है कि उसमें भी महाराष्ट्र है। तो भारत इतना विविध है, इतना डाइवर्स है कि कृषि की संभावनाएं असीम है भारत की। हरित क्रांति ने अभी केवल पंजाब और हरियाणा को ही रियल सेंस में टच किया है, और पंजाब और हरियाणा की स्थिति देखिए कि पर कैपिटा इनकम के टर्म्स में अर्बन एरिया को भी वो टक्कर देता है, वहां का पर कैपिटा इनकम। और अभी तो भारत के बहुत सारे हिस्से बचे हुए हैं जो ग्रीन क्रांति या ग्रीन रिवॉल्यूशन या हरित क्रांति से मोरलेस अछूते हैं, या बहुत ज्यादा सक्सेस उनको नहीं मिला है। तो इमेजिन करिए कि कृषि की कितनी संभावनाएं हैं। एज ए ब्यूरोक्रेट आप जिस भी जिले में जाएंगे, एक बड़ा सेक्शन वो होगा जो कृषि के क्षेत्र में रह रहा होगा। कृषि की समझ आपको उनके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लाने में मदद करेगा। सपोज मान लीजिए आपने सुना होगा अभी जो रेलवे मिनिस्टर बने हैं वो ब्यूरोक्रेट थे पहले, है ना।
और उनका कंट्रीब्यूशन क्या था? उनका कंट्रीब्यूशन ये था कि 1999 में, 94 बैच के हैं, 1999 में जब उड़ीसा में चक्रवात आया था, तो जो तटीय जिलों में चक्रवात आया था उस समय वो उनके कलेक्टर थे। उनको साइक्लोन की समझ थी, समझ इतनी थी कि 1999 में भारत में साइक्लोन की फोरकास्टिंग नहीं होती थी। चक्रवात को लेकर कोई सूचना प्रणाली हमारे पास नहीं थी। जब मर्जी तब आ जाता था, और हमको जब आ जाता था तब पता चलता था कि चक्रवात दरवाजे पे खड़ा है। तब लोग अपना सामान वामान लेके अंदर की तरफ भागते थे। मतलब ऐसी स्थिति थी भारत की। और उस समय वो ब्यूरोक्रेट जो यूपीएससी का प्रिपरेशन किए थे, उनको चक्रवात के बारे में मालूम था, और तटीय जिले में लोकेटेड होने के कारण वो लगातार यूएस के बुलेटिन सुनते थे। और खास करके प्री मॉनसून के सीजन में, मतलब बारिश होने से पहले, उनको मालूम था कि चक्रवात बारिश होने से पहले और बारिश होने के बाद आता है। तो उस समय वो लगातार उसको सुनते थे, और जो भी सैटेलाइट्स इस दक्षिण एशिया में अवस्थित थी, यूएस के सैटेलाइट्स थे, और वो लगातार इंफॉर्मेशन देते थे, लगातार वो उस पर नजर रखते थे, लगातार उस इंफॉर्मेशन को देखते थे। और ही इज द फर्स्ट पर्सन जिसने बताया कि भारत में चक्रवात आने वाला है। इमीडिएटली अपने जिले में उन्होंने इवैक्यूएशन जो है कराना शुरू किया, और बाकी जिलों में बहुत दिक्कतें हुई, उनके जिले में अपेक्षाकृत कम दिक्कत हुई। क्यों? क्योंकि उनको चक्रवात का समझ था, भूगोल उन्होंने ठीक से पढ़ा था। क्लियर है? उनको इनकी एक समझदारी थी। तो कहने का यह मतलब है कि अगर हमने वजन को समझ लिया, तो हमको भूगोल का जो अगला पहलू है वो ये देखना है कि सवाल क्या पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं। तो हमको क्वेश्चंस, ये जो सवाल हैं, उनकी प्रकृति को देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का सवाल है। सवालों की प्रकृति या नेचर को देखना पड़ेगा। अगर हम सवालों की प्रकृति समझ गए तो विश्वास करिए, यूपीएससी का प्रिपरेशन भूगोल को लेके ऐसा होगा जहां आपको बहुत इंजॉय करेंगे, पूरा जॉयफुल प्रोसेस होगा। कहते हैं ना, लर्निंग इज ए जॉय, इंटरेस्ट होता है ना, आप इंजॉय करते हैं उसको, और आपको गहराई भी देता है। उस चीज को समझने के लिए हमको क्वेश्चन की प्रकृति को देखना पड़ेगा कि किन पहलुओं से सवाल बन सकते हैं। तो एक इसके ऊपर चर्चा करेंगे सारगर्भित तरीके से। चौथा जो है वो ये है कि सिलेबस समझ लिया, वजन समझ लिया, सवाल भी समझ लिए कि इस प्रकार के सवाल आ सकते हैं। तो अगला पहलू ये है कि पढ़े कहां से, है ना, हमको पढ़ना कहां से चाहिए, वो भी तो जरूरी पार्ट है हमारा। तो इसका मतलब है कि हमारे रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, या हमारा स्रोत होना क्या चाहिए, कहां से पढ़े। क्लियर है? इन चार चीजों के बारे में आपसे मैं अगले 40-45 मिनट्स पे चर्चा करूंगा। ठीक है? पहला जो पहलू है वो है सिलेबस। सिलेबस एक ऐसा यूपीएससी का कह सकते हैं कि एक कह सकते हैं पेंडोरा बॉक्स है, कि गागर में सागर उसने भर दिया है। जैसे अगर आप देखेंगे प्रारंभिक परीक्षा का, जब परीक्षा देंगे तो जो नोटिफिकेशन आता है, तो यूपीएससी उसमें लिखता है भारत और विश्व का भूगोल, है ना, आर्थिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और प्राकृतिक भूगोल। इतना लिख के वो कहता है कि बूझो ये पहेली, इसका मतलब क्या होता है, प्राकृतिक भूगोल क्या होता है, सामाजिक भूगोल क्या होता है, आर्थिक भूगोल क्या होता है। वो कहता है समझते रहिए आप, लेकिन पूछूंगा मैं यहीं से। क्लियर है? यानी कि 2 लाइन में वो सिलेबस को डिफाइन कर देता है। और ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, जो स्क्रीन पे जो लिखा हुआ है, अगर उसको देखें तो यूपीएससी की परीक्षा में केवल 2-3 लाइन लिखे हुए हैं, है ना, 2-3 पहलू ही लिखे हुए हैं। भारत तथा विश्व का भूगोल, हमको भारत का भूगोल देखना है और विश्व का भूगोल देखना है। और इस भारत और विश्व के भूगोल में हमको देखना क्या है, हमको समझना क्या है, तो हमको समझना है भौतिक भूगोल, सामाजिक भूगोल और आर्थिक भूगोल। ये 3 बातें लिख के यूपीएससी ने कहा कि अब आप देख लीजिए कि भौतिक भूगोल में क्या क्या पढ़ेंगे, सामाजिक भूगोल में आप क्या क्या पढ़ेंगे और आर्थिक भूगोल में क्या पढ़ेंगे, आप खुद ही समझिए, इसको डिकोड खुद करिए, मैं नहीं करूंगा। इतना कह के यूपीएससी थम गया, रुक गया। क्लियर है? और यहां पर थोड़ा सा दुविधा हो जाता है, क्योंकि जो बच्चे हैं वो सोचेंगे कि अरे 2 लाइन का सिलेबस है, क्या पूछेगा, कुछ नहीं पूछेगा, है ना, 2 लाइन का सिलेबस है तो कितना पढ़ना पड़ेगा, बहुत कम पढ़ना पड़ेगा। इसी संदर्भ में कह रहे थे कि गागर में सागर है। भौतिक, सामाजिक और आर्थिक भूगोल कहते ही पूरा भूगोल कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि भूगोल में उसके अलावा कुछ है ही नहीं। क्लियर है? अब सिलेबस आपके सामने रख रहे हैं, उस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, उसकी चर्चा क्लासरूम में करेंगे खूब, कि अगर एक टॉपिक है ना, कोई भी एक टॉपिक है, तो उस टॉपिक पे हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, है ना। जो प्रीवियस ईयर स्टूडेंट होंगे, अगर आप उनसे पूछेंगे तो आपको बताएंगे कि सर जब टॉपिक शुरू करते हैं तो टॉपिक शुरू से करने से पहले हम उसका एक खाका बना लेते हैं कि इस टॉपिक में पढ़ना क्या क्या है ना। मान लीजिए कि कोई भी एक टॉपिक है तो हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं
जैसे मान लीजिए कि चक्रवात है, तो हम चक्रवात को पढ़ेंगे तो चक्रवात को पढ़ने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि अवस्थिति क्या है। यानी कि अगर चक्रवात आता है तो दुनिया के सब जगहों पे आता है या कहीं पार्टिकुलर लोकेशन पे आता है, तो उसकी अवस्थिति को देखेंगे। अगर चक्रवात बनता है तो पूरे साल भर तो नहीं बनता है ना। ऐसा तो आप नहीं सुनते होंगे कि पूरे साल भर भारत में चक्रवात आता रहता है। जैसे अभी तौकते हाल ही में आपने सुना होगा, अवेयर तो होंगे ही, तो गुजरात के तट को हिट किया, लेकिन गोवा केरल सब पे बारिश करता हुआ चला आया। ठीक है, मई के महीने में आया तौकते, एक तूफान आया। तो यार ये तूफान जो है, तूफान या कह सकते हैं कि साइक्लोन या चक्रवात है, 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बह रहा है। 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पे होने के लिए सोचिए कि अगर आपके पास एक बाइक है ना, और 120-125 सीसी की बाइक है, और अगर आप उसको 170 पे चलाने की कोशिश करेंगे, नहीं चलेगा। तो सोच के देखिए कि इतने विशाल क्षेत्र पे इतनी तेज गति से, विशाल क्षेत्र का मतलब है कि हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर पे 170 किलोमीटर की गति से अगर कोई चीज चल रहा है तो कितना बड़ा इंजन होगा उसका। उस इंजन को समझना पड़ेगा कि यार ये इंजन बनता कैसे है, ये इतना तेज हवा चलने कैसे लग गया अचानक से। अभी सब सारी शांति थी, अचानक से तूफान मचा दिया, क्यों, कैसे? इसका मतलब है कुछ कारक तो होंगे, कुछ फैक्टर्स तो होंगे। उन फैक्टर्स को समझेंगे कि वो कारक क्या है। अब कारक को जब समझ लेंगे तो उसके वितरण को देखना पड़ेगा कि भारत में अगर चक्रवात आता है तो क्या सारे राज्यों को हिट करता है या कुछ राज्यों को हिट करता है। उड़ीसा है, बंगाल है, गुजरात है, यहां पर अपेक्षाकृत ज्यादा हिट करता है। क्यों दिल्ली तक चक्रवात नहीं आता है? कभी आपने सुना कि दिल्ली में चक्रवात आया? मान लीजिए हम यहां हैं, कभी सुना आपने कि दिल्ली में चक्रवात आया, या लखनऊ में चक्रवात आया, या पटना में चक्रवात आया, या राजस्थान के किसी शहर में चक्रवात आया? नहीं, तटीय क्षेत्रों में ही चक्रवात आता है, बाकी जगहों पे आता ही नहीं है। ऐसा क्या है कि तटों से ही उसको विशेष प्रेम है, बाकी अंदरूनी हिस्सों की तरफ वो झांकता भी नहीं है। क्यों? तो इसका मतलब है कि थोड़ा ये देखना पड़ेगा वितरण क्या है। तो वितरण में भारत के संदर्भ में देखेंगे कि भारत में उसका वितरण क्या है। ऐसे ही विश्व के संदर्भ में भी तो देखना पड़ेगा कि भारत में अगर है तो वैसे ही विश्व में भी तो चक्रवात कहीं कहीं आते होंगे। चीन में आता होगा, जापान में आता होगा, अमेरिका बेचारा परेशान रहता ही है हर साल, अलग अलग नाम से इसको बुलाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में आता है। तो हमको दुनिया के उन क्षेत्रों, उन जगहों को देखना पड़ेगा। अब अगर ये चक्रवात है तो जरा सोच के देखिए कि केवल चक्रवात पढ़ें और यहीं रुक जाएं और उसको समझ लें तो क्या हमारे टॉपिक कंप्लीट होगा? नहीं। अब चक्रवात है तो आपदा है। अगर चक्रवात है और 170 किलोमीटर की गति से अगर ये हवा बह रही है और खूब वर्षा कर रही है, ये तो आपदा क्रिएट करेगी। तो अगर आपदा है तो इस आपदा से निपटने के लिए क्या हमारे पास कुछ ऐसा सूचना प्रणाली है क्या कि चक्रवात वहां अरब सागर में ही आराम फरमा रहा हो और 2-4 दिन पहले हमको पता चल जाए, और 2-4 दिन पहले पता चल जाए तो हम तैयार हो कि ठीक है आ जाओ। और अगर हमको ये भी पता चल जाएगा कि इसका रास्ता ये है तो पूरा रास्ता खाली कर देंगे कि जाओ, आप ही की नाक लंबी है, आप ही चले जाओ, हम ही हट जाते हैं। बचा सकते हैं लोगों को? सोच के देखिए इस पूरी प्रक्रिया में हम लोगों को कितना बचा सकते हैं, जान माल की क्षति को रोक सकते हैं। केवल अगर सूचना प्रणाली का एक बेहतर नेटवर्क हमारे पास हो तो आपदा तैयार करते करते आपदा को साधना कैसे है, उसके लिए हमको उसको समझना पड़ेगा कि हमारे पास अर्ली वार्निंग सिस्टम क्या है, हमारे पास एक सूचना प्रणाली क्या है। अगर वो सूचना प्रणाली है तो उसकी समझदारी बनानी पड़ेगी। कई बार आप ये सोचिए कि ये जो लौकते, तौकते, ये सब नाम कैसे रख दिया भारत में? तौकते कुछ समझ ही में नहीं आ रहे, तौकते क्या है, मतलब नाम कैसे रख दिया? जैसे होता है ना, हमारा नाम रखा जाता है कि मेरा नाम मान लीजिए मृत्युंजय है, तो मेरे पेरेंट्स को ठीक लगा, उन्होंने रख दिया। वैसे ही आपका भी नाम आपके पेरेंट्स ने रखा होगा या आपके दादा दादी ने कहा होगा कि नहीं मेरे पोते का या मेरी पोती का या मेरे नाती का या मेरी नतनी का ये नाम होना चाहिए, तो किसी ने तो नाम रखा। ऐसे ही चक्रवातों का भी नाम रखने का कोई तो संस्था होगा जिसको ये जिम्मेदारी दी गई होगी कि आप नाम रखिए। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वह महत्वपूर्ण हो जाएगा। अब अगर ये आपदा है और अगर हमको पता चल भी गया कि आने वाला है ना, पता चल भी गया कि आने वाला है और उसको लेकर अगर तैयारी नहीं किए तो ये जो आपदा है, ये आपदा में तब्दील होने वाला ये जो चक्रवात है, इसका प्रबंधन कैसे करें, इसको साधे कैसे, इसको रोके कैसे, इसके प्रभाव को कैसे कम करें, उसकी भी समझदारी बनानी पड़ेगी। और उसकी समझदारी बनाने के लिए हमको समझना पड़ेगा कि भारत में आपदा को नियंत्रण करने के लिए क्या कोई कानून है, कोई नीति है,
उन नीतियों को देखेंगे, उन पॉलिसीज को देखेंगे, और उन नीतियों और पॉलिसीज में या उन पॉलिसीज में और जो भी चक्रवातों को लेके होगा या जो तैयारी को लेके एक विस्तृत विवरण किया गया होगा, वो बिल्कुल ही एकदम टॉप पे होना चाहिए। कहने का मतलब है कि सब लोग वॉर फुटिंग पे होने चाहिए, तभी आपदा पे नियंत्रण किया जा सकता है। यानी कि एक टॉपिक को समझना है तो उसके सब पार्ट्स में उसको डिवाइड करना पड़ेगा, और सब पार्ट्स में जब डिवाइड करेंगे तब जाके हमको समझ में आएगा कि क्या कुछ पक्ष छूट गया है, क्या कुछ पक्ष रह गया है। और जब हम बहुत देर तक सोचेंगे कि ये सब टॉपिक्स डिसाइड कर दिया, डिफाइन कर लिया, अब कुछ नहीं बचा है, यानी कि अब अगर चक्रवात से सवाल आया ना तो इन्हीं में से कहीं से आएगा, इसके अलावा और कहीं कहीं और से नहीं आने वाला है। तो हमने एक अपना, कह सकते हैं कि हमने अपना एक बाउंड्री बना लिया कि चक्रवात को लेके इन सारे पहलुओं पे एक समझ हमारी होनी चाहिए। फिर एक एक करके ब्रेक करेंगे, उसको एक एक करके उठाएंगे और उसके बारे में विस्तार से समझदारी बनाएंगे। चक्रवात कंप्लीट, फिर चले जाएंगे भूकंप की तरफ, फिर चले जाएंगे ज्वालामुखी की तरफ, फिर चले जाएंगे पर्वतों की तरफ। ऐसे करके सारे कॉन्सेप्ट्स को एक एक करके ब्रेक करेंगे, सब पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और टारगेट बना के उसको हिट करते रहेंगे। इतना ही तो करना है, इतनी ही तो समझ बनानी है। इसके लिए हमको सिलेबस मालूम होना चाहिए। क्लियर है? तो जो सिलेबस है उसको अगर देखा जाए तो शुरू में ही लिखा हुआ है भारत तथा विश्व का भूगोल, यही लिखा हुआ है, भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल, यही दो बातें लिखी गई हैं। इसका मतलब है कि हमको जो भी पढ़ना है वो भारत के बारे में पढ़ना है और विश्व के बारे में पढ़ना है। तो विश्व के बारे में जब पढ़ ही लिए तो इस पृथ्वी पे जो कुछ है सबके बारे में पढ़ लिए, फिर बचा क्या? कुछ नहीं बचा, सब पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब पढ़ना है, उसके कुछ आयाम है, उसके कुछ पहलू हैं जो पृथ्वी पे हमारी समझ को बढ़ाता है, हमारे कॉन्सेप्ट्स को मजबूत करता है, हमारे सोचने समझने का नजरिया बदलता है। उस संदर्भ में हमको भारत तथा विश्व के भूगोल को समझना है। भारत के भूगोल में जरा सोच के देखिए क्या पढ़ना होगा। भारत के भूगोल के बारे में, भारत के भूगोल में यही पढ़ना होगा कि भारत एक बड़ा सा भूखंड है ना। मान लीजिए कि भारत एक बड़ा सा भूखंड है, पूरा मैप नहीं बना रहे, एक बड़ा भूखंड है, एक बड़ा सा एरिया है ना। 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर का एक बड़ा सा क्षेत्रफल है, ठीक है। और थोड़ा बहुत कहीं तिब्बत से भी अपना कुछ ले लिया हमने, अक्साई चीन, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का भी हिस्सा जो है, जो पाकिस्तान के पास है, वो सारा चीज ले लिया तो थोड़ा क्षेत्रफल और बढ़ जाएगा। अब इतना बड़ा हमारा क्षेत्रफल है, इतना बड़ा एरिया है। अब सोच के देखिए कि प्राकृतिक, नेचुरल क्या है हमारे इस भारत में। तो नेचुरल हमारा पहाड़ है, 2400 किलोमीटर लंबा एक पहाड़, पूरब से पश्चिम दिशा में हिमालय चला आ रहा है, अरुणाचल प्रदेश से शुरू हो रहा है तो जाके जम्मू कश्मीर तक फैला हुआ है। 2400 किलोमीटर लंबा एक पहाड़, ये प्रकृति है हमारा, ये भारत का प्राकृतिक भूगोल है। अब इस हिमालय पर्वत को समझना पड़ेगा। अब उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं, हर टॉपिक के सब टॉपिक अगर बताएंगे तो नहीं कर पाएंगे, सारी चीजों या सारे पहलुओं पे चर्चा नहीं कर पाएंगे। जब क्लास करेंगे तो हर सब टॉपिक पे विस्तार से बनाएंगे। लेकिन इमेजिन करिए कि 2400 किलोमीटर लंबा क्षेत्रफल है, अरुणाचल प्रदेश में है, सिक्किम में है, थोड़ा सा वेस्ट बंगाल में भी है, थोड़ा सा नेपाल से आगे बढ़े तो उत्तराखंड में है, हिमाचल प्रदेश में है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख का यूनियन टेरिटरी अब केंद्र शासित प्रदेश हो गया, वहां पर है। इतने सारे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ हमारा हिमालय कितना यूनिक होगा, इस यूनिकनेस का अध्ययन करना है, उसको समझना है। इतना ऊंचा हिमालय बन कैसे गया? दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से 9 ऊंची चोटियां हिमालय पर्वत पे हैं। यानी कि अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, इन सबको हटा दीजिए, कहीं पर भी दुनिया की 10 चोटियां एक साथ किसी पर्वत पे नहीं है, वो हिमालय पे है। अब सोचिए कि 8,848 मीटर ऊंचा, यानी कि 9 किलोमीटर ऊंचा हिमालय का पीक है। सोच के देखिए कि इतना लंबा कैसे हो गया, बाकी सब छोटे छोटे रह गए, वो इतना लंबा कैसे हो गया? कुछ तो प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया को समझना पड़ेगा। और प्रक्रिया को समझेंगे तो हिमालय की भूमिका भारत के लिए क्या है, भारत के लिए क्या रोल प्ले कर रहा है, उन सब चीजों को देखेंगे। भारत का प्राकृतिक भूगोल। ऐसे ही और सोचिए और क्या होगा। इस हिमालय के जस्ट दक्षिण में देखिए तो गंगा का मैदान, ब्रह्मपुत्र का मैदान, सिंधु का मैदान, या कह सकते हैं कि सिंधु की सहायक नदी जो सतलज नदी है उसका मैदान, इतना बड़ा मैदान। और भारत का ग्रेन बेल्ट है,
भारत का ग्रेन बेल्ट का मतलब है कि भारत की खाद्य जरूरतों को पूरा करने वाला क्षेत्र, दुनिया का सबसे विशाल मैदान, इससे बड़ा मैदान दुनिया में कहीं पर भी नहीं है। ये क्या है? प्रकृति है। प्रकृति ने हमको खूब प्लेन एरिया दिया है, कहा कि खूब उगाइए, अच्छे से कृषि करिए। वो भी हमारा प्रकृति है, प्रकृति ने हमको खूब दिया है, उसको भी समझना पड़ेगा कि ये मैदान है कैसे, बना कैसे, है ना, यहाँ किस किस प्रकार की एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही हैं, लेकिन मैदान को समझना पड़ेगा। तो ये हमारी प्रकृति है, हमने कुछ नहीं किया, प्रकृति ने हमको खुद ही दिया है। इसके अलावा जरा सोचिए कि भारत का जो बीच वाला हिस्सा होगा, जैसे आप लोग जो वॉच कर रहे हैं उसमें से बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश के हो सकते हैं, गुजरात से हो सकते हैं, राजस्थान से हो सकते हैं, है ना, सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया से हो सकते हैं। भारत का बीच का भाग है ना, मध्य भारत का पठार या दक्षिण भारत का पठार, तो इसका मतलब है भारत में एक पठारी भूमि है। पठार का मतलब है जो थोड़ा सा उठा हुआ है। अब क्यों उठा हुआ है उसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन वो प्रकृति है, प्रकृति ने दिया है हमको। फिर हमारे यहां द्वीप हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, बहुत सारे द्वीप समूह हैं। ये भी तो एक प्राकृतिक है कि भारत एक भूखंड है या भूभाग है, और उसके साथ साथ हमारे पास महाद्वीप भी है, हमारे पास द्वीप भी है, प्रकृति ने दिया है। प्रकृति ने और क्या दिया है, या प्राकृतिक भूगोल का और क्या हिस्सा है? जलवायु। इमेजिन करिए कि ये जो 130 करोड़ लोग हैं भारत के, अगर इनको कोई एक चीज धागे में पिरोता है तो वो है भारत का मॉनसून, भारत की वर्षा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने हैं जब भारत में जितना भी साल भर में वर्षा होता है उसका वर्षा इन 4 महीनों में होता है 75%। यानी कि अगर 100 सेंटीमीटर बारिश होगी तो 75 सेंटीमीटर तो इन्हीं 4 महीनों में हो जाएगा। और ये केवल एक भाग की स्थिति नहीं है, पूरे भारतीय भूभाग की स्थिति है। तो पूरे भारत में अगर भारत को कृषि प्रधान देश कहें, क्यों? क्योंकि आज भी हमारा 45% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है। तो इस संदर्भ में कृषि प्रधान देश अगर मैं कहूं इसको, तो सोचिए कि पूरे कृषि को जोड़ता है या एक धागा है मॉनसून, वर्षा है। अच्छा हो तो देश खुश, सूखा पड़ जाए तो पूरे देश को चुनौती। कैसे चुनौती, उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। लेकिन चुनौती खूब ज्यादा आ जाए, मॉनसून का मतलब है वर्षा, खूब ज्यादा आ जाए तो चुनौती, खूब आ जाए तो बाढ़ आ जाए, कम आए तो सूखा पड़ जाए, और ठीक ठाक रहे तो देश खुश रहे। इसको तो समझना पड़ेगा। इस प्रकृति के द्वारा जो गिफ्ट दिया गया है इसको तो समझना पड़ेगा, उसके प्रेडिक्शन को समझना पड़ेगा, ताकि जब ये आए तो आते समय ये क्या करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। खूब वर्षा करना चाहता है, कम वर्षा करना चाहता है, या नॉर्मल रहना चाहता है कि हाँ मैं जितना हर साल लेके आता हूं पानी उतना ही पानी लेके आऊंगा। इसकी समझ तो बनानी पड़ेगी। पूरे देश को जोड़ता है तो देश के लिए चुनौती भी पेश करता है, प्राकृतिक भूगोल का हिस्सा है। देश की नदियां प्रकृति का गिफ्ट है, हमको समझना पड़ेगा कि उत्तर भारत में हिमालय से निकल रही है नदियां, उनकी प्रकृति क्या है। दक्षिण भारत में कृष्णा, गोदावरी, कावेरी नदियां, उनकी प्रकृति क्या है, उन पे क्या डैम बने हुए हैं, कौन से नेशनल पार्क जाते हैं। प्राकृतिक भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी, इन सब चीजों को समझना पड़ेगा, इन्हीं सब चीजों को देखना है। भारत का भूगोल, भारत का प्राकृतिक भूगोल, क्लियर है। इस तरह से आने वाली क्लासेस में विस्तार से सब चीजों को देखेंगे। अब जरा सोचिए कि लिखा है भारत के भूगोल के अलावा विश्व का भूगोल, विश्व का भूगोल। अब सोचते ही एक बार तो लगता है कि यार विश्व के भूगोल में क्या क्या पढ़े, उसकी भी एक समझ हमारी होनी चाहिए, है ना, उसकी समझ भी हमको होनी चाहिए। तो देखिए, अगर हम विश्व का भूगोल समझते हैं तो विश्व के भूगोल को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट तो चाहिए हमको। जैसे आप लोग बचपन से ही लगातार पढ़ रहे हैं कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। कभी मन में ये भी तो सवाल आता होगा आपके कि पूरे पृथ्वी पे 24 घंटा होता है, और 24 घंटा होता है तो मान लीजिए कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी कुछ समय हो रहा है ना, एक पार्टिकुलर टाइम हो रहा है। अब ये टाइम निर्धारित हो कैसे रहा है, कभी मन में ये भी तो सवाल आता होगा कि ये होता कैसे है, ये टाइम का निर्धारण कैसे होता है। आप लोग पढ़ते होंगे जीएमटी, आईएसटी, 2 चीजें होती हैं, ग्रीनविच मेरिडियन टाइम एक अंतरराष्ट्रीय समय होता है, और एक जीएमटी भारत का एक अपना समय है, उसको हम इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या आईएसटी कहते हैं। ये तय कैसे होता है, इसकी समझ तो होनी चाहिए। जरा सोच के देखिए कि विश्व के भूगोल को समझना है तो ये दिन और रात कैसे होता है।
दिन और रात के लिए परिक्रमा चाहिए या परिभ्रमण चाहिए? कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है? विश्व के भूगोल को समझना पड़ेगा, और विश्व के भूगोल को समझने से पहले हमको अपनी पृथ्वी का कुछ बेसिक जानकारी बनाना पड़ेगा। अब जरा ये सोचिए कि हमारा पृथ्वी जो है, हमारा अर्थ, वो इस ब्रह्मांड का हिस्सा है ना? और अगर ब्रह्मांड का हिस्सा है तो ब्रह्मांड से अलग भी नहीं है, ब्रह्मांड का ही हिस्सा है। और अगर हमको पृथ्वी को समझना है तो ये पृथ्वी हमारा ब्रह्मांड से ही तो बना होगा। अगर ब्रह्मांड का हिस्सा है तो बनने की प्रक्रिया भी तो ब्रह्मांड में ही छुपी होगी। तो अगर हमको पृथ्वी को समझना है और खास करके पृथ्वी बनी कैसे है, तो उसके लिए हमको कुछ बेसिक ब्रह्मांड के कॉन्सेप्ट्स भी बनाने पड़ेंगे। तब जाके हमको समझ में आएगा कि हमारी पृथ्वी बनी कैसे है। या मान लीजिए कि आज से 4.7 बिलियन साल पहले, आज जो आप हमारी पृथ्वी देख रहे हैं, हम सब पृथ्वी पे हैं, ये 4.7 बिलियन साल पहले बनी थी। उसकी यात्रा को तो समझना पड़ेगा। अगर विश्व के भूगोल को समझना है तो पहले उस यात्रा को तो समझें कि हमारी पृथ्वी 4.7 बिलियन साल पहले बनी तो कैसे बनी, और बनी तो आज जैसा पृथ्वी है, आज से 4.7 बिलियन साल पहले भी क्या हमारी पृथ्वी वैसे ही थी, या उसका एक यात्रा है? जैसे बचपन होता है ना, यूथ स्टेज आता है, ओल्ड स्टेज आता है, क्या हमारी पृथ्वी भी ऐसे ही एक यात्रा से गुजर रही है? सृष्टि का नियम है, जो बनेगा वो बिखरेगा भी, टूटेगा भी, मतलब उसका एक कंप्लीट डेट भी आएगा। तो हमारी पृथ्वी भी उससे अलग नहीं है, कभी बना है तो कभी टूटना भी है, कभी नष्ट भी होना है। तो अभी हम कहाँ हैं? युवा अवस्था में है, वृद्धावस्था में है, या बस अब समय पूरा हो गया है? उस यात्रा को देखेंगे, उस यात्रा को समझेंगे। ये ऐसी कुछ बातें यहां पर आपके सामने लिखा है। ब्रह्मांड है ना, तो हमारे सिलेबस का हिस्सा है, यानी कि शुरुआत ही हमको ऐसे करना है। ऐसे ही बहुत सारे और टॉपिक्स हैं पाठ्यक्रम के अनुसार कि पृथ्वी के विषय में मूलभूत जानकारी हमको चाहिए। पृथ्वी को हमको समझना पड़ेगा, अक्षांश रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं क्या है, दिन कैसे होता है, रात कैसे होता है, समय कैसे तय होता है। आप ये भी तो सोचिए कि एक डेट है ना, डेट है, मान लीजिए कि आज 12 तारीख है, तो ये 12 तारीख तय कैसे हुआ कि 12 है? और 12 तारीख अगर है तो कहीं पर 12 तारीख की शुरुआत भी तो होती होगी। पूरे पृथ्वी पे एक साथ सब जगह 12 तारीख शुरू नहीं होता है, कहीं पर 11 तारीख होता है तो कहीं पर 12 तारीख होता है। बस आपके कंफ्यूज नहीं कर रहे हैं, बस आपको बता रहे हैं। तो कहीं पर 11 होता है, कहीं पर 12 होता है। तो कहीं पर किसी ना किसी पॉइंट पे पृथ्वी पर सबसे पहले इस आज 12 तारीख की शुरुआत हुई होगी। कैसे तय करते हैं? ऐसे कुछ मूलभूत कॉन्सेप्ट्स हमको पहले बनाने पड़ेंगे, तब जाके हम कुछ एडवांस कॉन्सेप्ट्स की तरफ बढ़ेंगे भूगोल के। एडवांस कॉन्सेप्ट्स का मतलब है भौतिकी भूगोल, फिजिकल ज्योग्राफी। यूपीएससी का सिलेबस कह रहा है ना आपको कि फिजिकल ज्योग्राफी समझाइए। तो भौतिकी भूगोल का मतलब क्या है? जो भी प्रकृति के द्वारा प्रदत्त फोर्सेस के द्वारा बनाया गया है। तो क्या क्या बनाया जा सकता है? तो उसके तहत हम भू आकृति विज्ञान देखेंगे। भू आकृति विज्ञान का मतलब है कि नदी है ना, वायु है, हिमानी ऊपर से नीचे चल रहा है, तटीय क्षेत्रों में समुद्र की लहरें हैं। ये जो फोर्सेस हैं, जो ताकतें हैं, वो लगातार बह रही हैं, और बह रही हैं तो लगातार डेफिनेटली पृथ्वी के सतह को बदल रही होंगी, उसमें बदलाव ला रही होंगी। भू आकृति, पृथ्वी की आकृति को शेप कर रही हैं, उनको आकृति दे रही हैं। तो ऐसे कौन कौन सी ताकतें हैं जो पृथ्वी की आकृति को बदल रही हैं या उसमें बदलाव ला रही हैं? या तो वहां से पृथ्वी को काट देती होंगी, हटा देती होंगी, अपरदन करती होंगी, या कहीं पर ले जाके उन सारे मटेरियल का निक्षेपण करती होंगी। ऐसा तो नहीं कि पृथ्वी से काटा और मंगल ग्रह पे पहुंचा दिया, ऐसा तो नहीं होगा। कहीं पर मटेरियल हटाया जा रहा होगा, है ना, कहीं पर अपरदन की प्रक्रिया चल रही होगी, कहीं पर निक्षेपण की प्रक्रिया चल रही होगी। भू आकृति, पृथ्वी की आकृति में लगातार बदलाव आ रहा है, कहीं पर अपरदन हो रहा है, कहीं पर निक्षेपण हो रहा है। तो हमको यह समझना है कि ये अपरदन और निक्षेपण तो ठीक है, लेकिन ये करता कौन है, करने वाला कौन है, कारक कौन सा है, फैक्टर्स कौन सा है, और करता है तो कैसे करता है। इन सब चीजों को समझना जरूरी है। तो इन सब चीजों को भी देखेंगे, इन सब चीजों को भी आइडेंटिफाई करेंगे। तो यहां पर भू आकृति विज्ञान में पृथ्वी की परत को देखेंगे कि पृथ्वी का जो हमारा है ना, ये जो हमारी पृथ्वी है, अगर मान लीजिए कि हम ऊपर पृथ्वी के ऊपर वाले हिस्से पे खड़े हैं, तो ऊपर से अगर मान लीजिए नीचे जाएं और पृथ्वी का जो केंद्र है, सेंटर है, वो 6370 किलोमीटर नीचे है। मतलब हम जहां खड़े हैं उससे अगर हम बिल्कुल सीधे नीचे जाएं तो 6370 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद हम पृथ्वी के केंद्र में पहुंच जाएंगे, सेंटर पे पहुंच जाएंगे। तो इस ऊपरी सतह से लेके अंदरूनी हिस्से तक
हमारी पृथ्वी है कैसी, इसकी बनावट क्या है, किन किन चीजों से बना हुआ है। जैसे एक छोटा सा इसको उदाहरण देते हैं ताकि आप इसको रिलेट कर सकें। मान लीजिए कि कोविड का क्राइसिस है, जितने भी वैक्सीनेशन के प्रोग्राम हैं या कोविड हो जा रहा है, तो कुल मिला के अगर कोरोना में आपको कोई सेव कर सकता है तो वो आपका एंटीबॉडी है, आपके शरीर की इम्यूनिटी। या तो आप स्वयं बना लीजिए या तो वैक्सीनेशन के थ्रू अपने शरीर को बता दीजिए कि एक बदमाश जैसा वायरस भी है, अगर गलती से आ जाए तो ये वैक्सीन मैंने लगा दिया है या उस वायरस को मार के आपके शरीर में डाल दिया है, इसको अच्छे से शरीर पढ़ लीजिए आप, और अगर ये आता है तो उसके लिए तैयार रहिए। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में एक डिफेंस का मैकेनिज्म है, शील्ड है जो हमको हमारी रक्षा करता है। जब वो शील्ड कमजोर होगा तब ये वायरस अटैक करेगा। तो जरा ऐसा सोचिए कि हमारा पृथ्वी है और उस पृथ्वी के चारों तरफ कितने सारे ग्रह हैं और कितने सारे उल्का पिंड हैं, हजारों लाखों की तादाद में है। और ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी से उनके कोई दुश्मनी है, लगातार पृथ्वी की तरफ चले आ रहे हैं। इमेजिन करिए कि 3000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे हैं और लगातार पृथ्वी की तरफ चले आ रहे हैं। और ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी पे अटैक है, मतलब पृथ्वी पे अटैक करना चाहते हैं। लेकिन जैसे हमारे शरीर में हमारी एंटीबॉडी हमारी रक्षा करता है, वैसे ही पृथ्वी के चारों तरफ एक अदृश्य सी दीवार है। या वो दीवार को अगर मैं शब्दावली दूं जिसकी चर्चा आगे करेंगे, एक मैग्नेट का दीवार है, एक ऐसा अदृश्य मैग्नेट का दीवार है कि कोई भी ऊर्जा आता है तो मैग्नेट कहता है कि भाई साहब आपको अंदर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आप किसी काम के नहीं है, अंदर जाके आप तबाही करेंगे, इससे अच्छा आप ब्रह्मांड में विलीन हो जाइए, किसी दूसरे रास्ते पे निकल जाइए। हमारी पृथ्वी का ये शील्ड लगातार पृथ्वी को एक कवच या सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है और लगातार हमारी पृथ्वी को उल्का पिंडों या जो भी ब्रह्मांड से वस्तुएं पृथ्वी की तरफ चली आ रही हैं, उनके एंट्री को निर्धारित करता है कि आने दें या नहीं आने दें। एक ऐसा सुरक्षा कवच बनता कैसे है, सवाल तो ये है, बनता कैसे है, ये अदृश्य दीवार बनी कैसे? और इन सवालों का उत्तर अगर हमको सोचना है तो हमको पृथ्वी की आंतरिक या उसके अंदरूनी हिस्से में जाके देखना पड़ेगा कि ये ऊर्जा का स्रोत क्या है, ये अदृश्य दीवार बना कैसे। तो इस संदर्भ में पृथ्वी के आंतरिक हिस्से को समझेंगे और उस पूरी प्रक्रिया में हमको समझ में आ जाएगा कि केवल हमारे पास ही एंटीबॉडी नहीं है, हमारी पृथ्वी के पास भी एंटीबॉडी है। क्लियर? यह एक सुरक्षा कवच है। तो ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स को देखना पड़ेगा। इसके अलावा दुनिया भर में सोचिए, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछूं, है ना, आप कमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चैट में का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जरा सोचिए कि क्या दुनिया भर में सब जगह भूकंप समान रूप से आते हैं? मान लीजिए कि दिल्ली में भूकंप आया या लखनऊ में या पटना में, तो क्या भारत के हर शहरों में भूकंप उतना ही आता है? जैसे 5 भूकंप अगर दिल्ली में आए तो क्या रायपुर में भी 5 भूकंप आएगा? या कुछ हिस्से दुनिया के ऐसे होते हैं जहां पर अपेक्षाकृत भूकंप ज्यादा आता है और कहीं पर भूकंप कम आता है। दुनिया के कुछ हिस्से आपने सुना होगा ज्वालामुखी का विस्फोट, जैसे अभी हाल ही में 2-3 जगह पे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। एक तो वेस्ट इंडीज में हैटी के पास हुआ है, और एक जो है वो हवाईयन द्वीप है, अमेरिका का 50वां राज्य है, एक वहां पर मोनाकिया के पास एक ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है। लेकिन आपने सुना है कि भारत में या भारतीय भूभाग पे, द्वीपों को हटा दीजिए, कि भारत में कोई ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ है? कभी सुना है आप लोगों ने? कि या पिछले 25 साल, 30 साल, 50 साल, 100 साल पिछले, कि भारत में कोई बड़े ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ? कभी सुने? सोच के देखिए। लेकिन जापान के बारे में हर 1 महीने 2 महीने आप देखेंगे कोई ज्वालामुखी एक्टिव हो गया है। सवाल यह है कि अगर ज्वालामुखी आते हैं तो दुनिया में सब जगह नहीं आते हैं, कुछ चुनिंदा क्षेत्रों में ही आते हैं। क्यों आते हैं? हिमालय जैसा ऊंचा पर्वत वहीं क्यों बना है जहां पर यह है? दक्षिण में क्यों नहीं बन गया? तमिलनाडु में क्यों नहीं बन गया? वो उसी स्थान पे क्यों बना हुआ है? कभी मैप में आप लोग देखिए ध्यान से कि इंडोनेशिया हजारों द्वीपों का समूह है, हजारों द्वीपों का। पूरब से पश्चिम दिशा में चलते चले जाइए तो इंडोनेशिया ही इंडोनेशिया है, खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है। जापान थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स का देश है, उत्तर से दक्षिण तक द्वीप ही द्वीप है, एक लाइन से द्वीप है ना, एक लाइन से लगातार ऐसे द्वीप है। इंडोनेशिया पूरब से पश्चिम तक लगातार द्वीप है। सवाल यह उठता है कि दुनिया में पूरे समंदर में सब जगह द्वीप ऐसे नहीं है, कुछ ही जगहों पे द्वीपों का एक सिलसिला सा है, एक चेन सा है।
क्यों? प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है, प्लेट टेक्टोनिक्स की जो थ्योरी है, वो इस बात को बताता है। तो हमको तो समझना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्लेट टेक्टोनिक को समझ गए तो दुनिया के भूकंप को समझ जाएंगे, दुनिया के ज्वालामुखी को समझ जाएंगे, दुनिया के पर्वतों के निर्माण को समझ जाएंगे, दुनिया में क्यों द्वीपों का निर्माण हुआ है, द्वीपीय चापों का निर्माण हुआ है, एक साथ थाउजेंड्स ऑफ आइलैंड्स कैसे। यानी कि एक कहते हैं ना मास्टर स्ट्रोक, कि एक चीज को पकड़ लीजिए, एक कॉन्सेप्ट को बना लीजिए और वो बहुत सारी चीजों को हमको समझा देगा। प्लेट विवर्तनिकी भौतिकी भूगोल का वो हिस्सा है कि अगर आपने उसको समझ लिया तो आने वाले भूकंप, ज्वालामुखी, द्वीपीय चाप, पर्वत निर्माणकारी या उन सारी प्रक्रियाओं को आप प्रभावी तरीके से समझ सकते हैं। एक महत्वपूर्ण सिद्धांत, एक इंपॉर्टेंट सिद्धांत। तो विस्तार से उसके बारे में चर्चा करेंगे। ऐसे करके कुछ सिलेबस है, ठीक है। अब सारे सिलेबस के बारे में आपसे चर्चा नहीं करें, बस आपको बता रहे थे कि ये भौतिकी भूगोल के, या जो यूपीएससी ने कहा ना कि भारत तथा विश्व का भूगोल, भौतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल और मानव भूगोल, ऐसे करके यूपीएससी ने 3-4 शब्दों में गागर में सागर भर के बात को खत्म कर दिया। अब सोचिए कि इतनी बातों में से मैंने केवल अभी भौतिक भूगोल के हार्डली 20-25% टॉपिक को आपके सामने रखा है, और आपको लग रहा होगा कितना कुछ समझना है, कितना कुछ जानना है, कितना कुछ समझने के लिए है। इमेजिन करके देखिए। तो ऐसे ही भौतिकी भूगोल के बहुत सारे पहलुओं को आने वाली क्लासेस में देखेंगे। ये कुछ पक्ष है। भौतिक मतलब है कि मानव के द्वारा निर्मित नहीं है, प्रकृति ने हमको दिया है, या प्रकृति प्रदत्त है, या फिजिकल फोर्सेस उसमें ज्यादा इन्वॉल्व है। प्राकृतिक जो ऊर्जा है, एनर्जी है, या फैक्टर्स हैं, उनके कारण वैसी स्थिति बनी है। तो वैसे देखेंगे, बहुत सारे पहलुओं को देखेंगे। ऐसे ही भौतिकी भूगोल में केवल हमको जमीन के नीचे नहीं देखना है कि पृथ्वी, पृथ्वी के सतह या पृथ्वी के नीचे। हमारा वायुमंडल भी पृथ्वी का हिस्सा है। बिना वायुमंडल के पृथ्वी में जीवन संभव नहीं था। पृथ्वी का जो औसत तापमान है वो है 15 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी का एवरेज टेम्परेचर। कहीं पर वो -50 डिग्री सेल्सियस भी है, और कहीं पर अभी हो सकता है चूरू में या राजस्थान के जैसलमेर में हो सकता है 47 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो। थोड़ा शाम हो रहा है तो हो सकता है थोड़ा कम हो। तो कहीं पर -50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर और कहीं -47 डिग्री सेल्सियस। सबको एवरेज मिला के जो पृथ्वी का औसत तापमान है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, 15 डिग्री सेल्सियस। सोचिए, एक बार सोच के देखिएगा कभी कि आपको लगता होगा कि 46 की जगह मैं 47 कह दूं, 48 कह दूं तो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जरा सोच के देखिए कि बर्फ और पानी के बीच में केवल 1 डिग्री सेल्सियस का ही अंतर है। 0 डिग्री सेल्सियस पे है तो बर्फ हो गया, और 1 डिग्री भी अगर वो गर्म हो गया तो पानी हो जाएगा। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस से सोचिए कि कितना बड़ा परिवर्तन होता है कि कोई वस्तु ठोस से तरल अवस्था में आ जाती है। सोचिए कि ये 1 डिग्री सेल्सियस पृथ्वी के लिए कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। थोड़ा इमेजिन करके सोचिएगा। हमको लगता है 1 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 0 से 1 डिग्री सेल्सियस पे पानी का जो है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी बदल जाता है, वो ठोस से तरल अवस्था में पहुंच जाता है। तो सोचिए कि 1 डिग्री सेल्सियस का स्विंग पृथ्वी पे क्या कर सकता है। पूरे बर्फ को पिघला के पानी बना सकता है, और 2-3 डिग्री बढ़ गया तो इमेजिन करिए कि क्या स्थिति होगी। क्लियर है। तो ये जो तापमान है, ये तापमान का अध्ययन या टेम्परेचर, ये तो हमारे जलवायु का हिस्सा है कि हमारा जलवायु कैसा है। जल प्लस वायु, जलवायु, केवल वायु ही नहीं, जल। ये जल और वायु दोनों मिलके हमारे कह सकते हैं कि पृथ्वी के धरातल के ऊपर की अध्ययन का विषय वस्तु है। सोचिए कि जैसलमेर में बहुत कम बारिश होती है ना। यही मॉनसून है जो आता है बंगाल की खाड़ी से होता हुआ, और जैसलमेर तो दक्षिण में ही है, अरब सागर के ज्यादा करीब है, और दिल्ली तो थोड़ा दूर है। तो पहले जैसलमेर की ही प्यास बुझा देता और वहां से पानी प्यास बुझाते हुए दिल्ली तक आता। लेकिन दिल्ली में ज्यादा वर्षा होती है और जैसलमेर में कम होती है। क्यों? जलवायु। बहुत सारे ऐसे फेनोमेना है, जैसे अभी आपने सुना होगा बादल फटने की घटना है। जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से अगर आप होंगे, जैसे उत्तराखंड से होंगे, हिमाचल से अगर आप वॉच कर रहे होंगे, तो जो बच्चे वहां के होंगे उनको अनुभव होगा, है ना, कि अब जो मौसम आ रहा है, मतलब जुलाई बीत रहा है, अगस्त सितंबर में बादल फटता है, अचानक से खूब सारा पानी नीचे गिर जाता है। मतलब वर्षा होती है लेकिन नॉर्मल से बहुत ज्यादा वर्षा। इमेजिन करिए कि एक है कि आप शावर से थोड़ा थोड़ा पानी डाल रहे हो, पता चला एक बार बाल्टी उठा के पूरा पानी डाल दिए। सोचिए कि बाल्टी वाला पानी आपदा ज्यादा क्रिएट करेगा। तो सोचिए कि पूरा बादल जो है वो एक साथ नीचे गिर गया,
मतलब जो बादल से 3-4 घंटे में वर्षा होनी थी वो हार्डली 5 मिनट में हो गया। तो सोचिए कि कितना बड़ा चुनौती होगा, कितना बड़ा चैलेंज होगा। जलवायु की घटना है ना। बहुत सारी चीजों की चर्चा करेंगे। जलवायु में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बड़ा मजेदार है। आप लोगों को जब आप लोग इसके बारे में जानेंगे, समझेंगे, तो बड़ा एक कहते नहीं एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आपको लगेगा कि मैंने अपने भारत को समझा, है ना, अपने पहलुओं को समझा, और अब मैं एक ज्यादा इन्फॉर्म्ड पर्सन हूं, ज्यादा एजुकेटेड पर्सन हूं। अब मेरी समझ ज्यादा बेहतर है भारत को लेके। तो देखेंगे जलवायु का जो है उसको देखेंगे, समझेंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे चक्रवात के बारे में चर्चा किया था। चक्रवात है, वर्षा है ना, इसको देखेंगे। बादल फटने की घटनाएं जैसी हैं उसको देखेंगे। बहुत सारे और कॉन्सेप्ट हैं, जेट धारा का कॉन्सेप्ट है। पूरे हमारे पृथ्वी पे कुछ जगहों पे एक दिशा से लगातार साल भर हवा चलती रहती है ना। इसको ग्लोबल या वैश्विक पवनें कहते हैं, जो वृहद स्केल पे हजारों हजार किलोमीटर पे एक दिशा से पार्टिकुलर दिशा में चलती रहती है। क्यों चलती हैं, उसके पीछे तर्क क्या है, रीजंस क्या है, इन सब चीजों को देखेंगे। ठीक है। जलवायु तो ऐसे ही है। पृथ्वी का हीट बजट देखेंगे, पृथ्वी का जो टेम्परेचर के बारे में चर्चा कर रहा था। वायुमंडल देखेंगे। अगर मान लीजिए कि हम सांस ले रहे हैं, है ना, हम सांस ले रहे हैं, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन खूब है। लेकिन 8 किलोमीटर की ऊंचाई पे जब कोई एक पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करता है तो बेचारा सिलेंडर लेके जाता है ऑक्सीजन का। इसका मतलब है कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि हमारा वायुमंडल नीचे से ऊपर तक 29,000 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल का विस्तार है। लेकिन नीचे से लेके ऊपर तक जो हमारा वायुमंडल है ये एक जैसा तो नहीं है, नहीं तो सिलेंडर ले जाने की जरूरत तो माउंट एवरेस्ट पे नहीं पड़ती। इसका मतलब है कि हमको यह भी समझना पड़ेगा कि हमारा जो वायुमंडल है उसकी संरचना क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है ना, उसकी संरचना क्या है। मन बहुत सारी चीजों का कर रहा है बताने का, लेकिन समय थोड़ा कम है क्योंकि और बहुत सारे आयामों पे चर्चा करना है। बहुत सारे पहलू हैं जिस पे चाहता हूं चर्चा करना, लेकिन वो क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है। इतने से आप लोग ऐसा समझ लीजिए कि मैं बस एक ट्रिगर करना चाहता हूं। मैं आपको चाहता हूं कि आप ज्योग्राफी को ना एक जॉयफुल प्रोसेस की तरह देखें, एक इस तरह नजरिए से देखें जो आपको बेहतर इंसान, बेहतर ब्यूरोक्रेट बनने में मदद करेगा। तो इस संदर्भ में मैंने कुछ टॉपिक्स का आपके सामने बात रखा है ना, कुछ बातों को आपके सामने रखा कि ये कुछ पहलू हैं, ये कुछ डायमेंशंस हैं। ठीक है। ऐसे करके पूरा हमारा सिलेबस है, चर्चा करेंगे क्लास के, जब क्लास करेंगे तो उसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ये चीजें आपके सामने रख दी हैं कि हमको जलवायु में पढ़ना क्या क्या है। बहुत सारे पक्ष हैं, है ना, बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं। ऐसा समझ लिए कि पेपर 1, 2, 3, 4 का सबसे बड़ा सिलेबस एक तरह से कह सकते हैं जो वो है ज्योग्राफी का। सेक्शन काफी सारे हैं इसके अंदर। तो इस तरह से समुद्र विज्ञान, समुद्र को भी देखना पड़ेगा। आप लोग आगे चल के जब तैयारी जैसे जैसे वृहद होती जाएगी तो आपको समझ में आएगा कि भारत अब खूब जो हमारे जमीन पे संसाधन है हमने खूब उसका दोहन कर लिया। अब संसाधनों की कमी हो रही है, तो हमको उन क्षेत्रों की तरफ बढ़ना पड़ेगा जहां पर अभी संसाधनों का दोहन नहीं हुआ है, और वो क्षेत्र है समुद्र। और समुद्र से जो संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, तो यानी हमारी अर्थव्यवस्था समुद्र से संसाधनों को निकालेगी। तो क्या हम इसको पानी को नीला कह सकते हैं? और इस नीले पानी से अगर संसाधन निकालेंगे तो क्या हम नीली अर्थव्यवस्था कह सकते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था नीली अर्थव्यवस्था की तरफ बढ़ रही है, ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी का मतलब है कि संसाधनों का दोहन हमको समुद्र से करना है। तो कौन कौन से संसाधन है उसको देखेंगे। इसके अलावा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं समुद्र विज्ञान में, कॉन्टिनेंटल शेल्फ, स्लोप, डीप सी प्लेन, है ना, ज्वार भाटा के बारे में आपने सुना होगा, टाइड्स के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर आपने कोरल्स के बारे में सुना होगा, प्रवालों के बारे में नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, घबराइए बिल्कुल भी नहीं, है ना, थोड़ा समय कम है इसलिए उन पहलुओं पे नहीं जा रहे। प्रवाल, कोरल्स दुनिया के सबसे यूनिक इकोसिस्टम या परिस्थितिकी तंत्र। पूरी दुनिया में इतनी जैव विविधता कहीं नहीं पाई जाती जितना प्रवाल भित्तियों में पाई जाती है। कभी कोई समुद्र में आपको बड़ा रंग बिरंगा सा समुद्र नजर आए ना, तो समझ लीजिएगा कि प्रवाल भित्तियां हैं, यानी कि जो दिखाया जा रहा है वो प्रवाल भित्तियां हैं, यूनिक है, उसका बहुत महत्व है समुद्र के लिए।
या समुद्री परिस्थितिकी तंत्र के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका महत्व है, चर्चा करेंगे। ऐसे करके समुद्र विज्ञान के बहुत सारे इश्यूज को हम आने वाले समय में देखेंगे कि धारा क्या होता है, ठंडे जल की धारा क्या होता है, गर्म जल की धारा क्या होता है, ऐसे कुछ पहलू है। ठीक है, सिलेबस के संदर्भ में यहीं पर हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, यहीं पर हम रुकते हैं। ऐसे ही हमको, जैसे मैंने आपको भारत का भूगोल बताया, वैसे ही भारत के भूगोल के बारे में चर्चा करनी है। सामाजिक पहलू, मानव भूगोल का मतलब है कि अगर संसाधन है तो संसाधनों का दोहन कैसे कर रहे हैं। कोयला मान लीजिए है, या मान लीजिए कि आपको आयरन और इंडस्ट्रीज है, लोहा हमको मिल रहा है, बॉक्साइट मिल रहा है, तो हम उसका दोहन कैसे कर रहे हैं। संसाधनों का दोहन मानव भूगोल है। उन संसाधनों का इस्तेमाल हम कैसे कर रहे हैं, ये मानव भूगोल का हिस्सा है। जनसंख्या, पॉपुलेशन दुनिया भर में एक समान नहीं है, कहीं पर अत्यधिक घनत्व है, कहीं पर कम घनत्व है। क्यों है, कैसे है, उसको भी देखना पड़ेगा। लोहा अगर मिलता है तो एक ही जगह पे क्यों मिलता है, कुछ जगहों पे मिलता है, सब जगह नहीं मिलता है। जैसे भारत में उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, इन राज्यों में हमको सबसे ज्यादा लोहा मिलता है। बाकी राज्यों में अपेक्षाकृत बहुत कम है, अब कुछ राज्यों में तो बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? और इन संसाधनों का दोहन हम कैसे कर रहे हैं, दोहन करने की स्थिति में क्या क्या चुनौतियां हैं, पर्यावरणीय दृष्टिकोण से, सामाजिक दृष्टिकोण से। ऐसे करके दुनिया के संसाधनों के बारे में चर्चा करेंगे, वर्ल्ड के रिसोर्सेज के बारे में चर्चा करेंगे। आज का जो ज्वलंत मुद्दा है, जब संसाधनों की बात कर रहे हैं तो ऊर्जा की भी बात करनी पड़ेगी। ऊर्जा, एनर्जी, सोच के देखिए, एनर्जीज। पूरा का पूरा जो जोर है अब दुनिया का वो ये है कि हमको क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है। क्लीन एनर्जी का सिंपल मतलब क्या है? क्लीन एनर्जी का सिंपल मतलब है कि जब हम कोई ऊर्जा कंज्यूम करते हैं तो उसका पर्यावरण पे कम से कम प्रभाव हो, तो हम उसको क्लीन एनर्जी कह देते हैं। विंड एनर्जी है ना, मान लीजिए कि पवनों के द्वारा जो ऊर्जा है उसका कोई प्रभाव नहीं, ना कार्बन डाइऑक्साइड एयर में रिलीज हो रहा है, ना किसी प्रकार का कोई चीज जला रहे हैं हम, ना कोई वायु प्रदूषण हो रहा है। ऐसे ही सोलर एनर्जी है, उससे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं है। भारत लगातार फोकस कर रहा है रिन्यूएबल एनर्जी पे, नवनीकृत ऊर्जा पे। हमने टारगेट बनाया है 1,75,000 मेगावाट हमको करना है, लेकिन करे कहां? सोलर एनर्जी का कहां हम पैनल्स लगाएं? या भारत में अगर हम वायु से या विंड से एनर्जी बनाना चाहते तो क्या भारत के हर जगहों पे विंड की ऊर्जा बन सकती है, या कुछ चुनिंदा क्षेत्र होंगे तो क्यों होंगे? इन सब पहलुओं के बारे में विस्तार से आपके साथ चर्चा करेंगे। ठीक है, इस सब चीजों के बारे में विस्तार से देखेंगे, समझेंगे कि क्या है। तो ये एक सिलेबस को लेके मैंने आपके साथ एक छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन किया ना। पूरे पहलुओं को तो नहीं चर्चा कर पाया क्योंकि वो संभव नहीं है, थोड़ा मजबूरी को समझिएगा कि उसमें पॉसिबल नहीं। जब क्लास में आएंगे तो वहां पर हमारे पास समय रहता है, तो फर्स्ट सेकेंड डे विस्तार से और ज्यादा चर्चा हम करते हैं। लेकिन इस तरह से हम सारे सिलेबस को डिकोड करते हैं और एक एक चीज को पिक करते हैं और उसमें क्या क्या हो सकता है उन सब चीजों को तैयार करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? तो इतना समझ लिए सिलेबस के संदर्भ में। ऐसे ही मानव तथा आर्थिक भूगोल के संदर्भ में है ना, कि जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उन संसाधनों के बारे में एक प्रभावी तरीके से समझें। भारत के भूगोल के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफली शुरुआती क्लास में ही बताया, प्राकृतिक भूगोल के बारे में एक समझदारी बनाएंगे और मानव तथा आर्थिक भूगोल के बारे में देखेंगे। तो ये जलवायु के संदर्भ में है, ये कुछ चीजें हैं जो मैं आपको ब्रीफली बताता चला गया हूं, वो सब चीजें यहां पर है। ठीक है, अब अगला जो पहलू है हमारे लिए, जो अगला एक इंपॉर्टेंट डायमेंशन है, वो ये है कि सर ने सोचिए इतनी सारी चीजें बता दी है ना, थोड़ी देर में सर ने बता दिया काफी सारा चीज। अब सवाल ये है कि इतना पढ़ने के बाद है ना, अगर हम ट्रेंड देखें या वजन देखें तो सवाल कितने पूछे जा रहे हैं, कितने क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ये भी तो समझना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा। तो सवालों के लिए या क्वेश्चंस के लिए अगर हम देखें तो अगला जो पक्ष है वो है वजन, कि इतना पढ़ने के बाद कितना सवाल आता है ना। तो एक आपके सामने ट्रेंड यहां पर रख दिए हैं 2014 से लेके 2020 तक का, है ना, ज्यादा पीछे नहीं गए हैं ताकि आप इस बात को समझें। 2014 से लेके 2020 तक का, यानी कि पिछले 6-7 सालों में अगर हम वजन देखें प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कितना सवाल भूगोल से पूछा जा रहा है। उससे हमको एक ये समझदारी बन जाएगी कि अगर हमको भूगोल पढ़ना है और पढ़ने के बाद कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं, यानी एक मोटा मोटा फेयर आइडिया लग जाएगा।
तो जब हम ये ट्रेंड देखते हैं तो हमको इसका मिनिमम और मैक्सिमम पता होना चाहिए कि भूगोल से 2019 में केवल 8 सवाल पूछा गया था, लेकिन अगले ही साल 2020 में 21 सवाल पूछा गया है। और इन जनरल देखें तो 12, 14, 20 ऐसे सवाल हैं। इसका मतलब है कि एक एवरेज निकालें सेफर साइड के लिए तो 15 सवाल तो आ सकते हैं, या अगर हम ये मान के चलें कि 21 सवाल पूछा है तो फिर 21 सवाल पूछ सकता है। यानी कि मैक्सिमम अगर लेके चलें तो ये है कि 100 सवालों में से 20% वजन तो केवल अगर हम भूगोल तैयार कर लिए प्रभावी तरीके से तो समझ में आ जाएगा, या हम 20% करने वाली स्थिति में होंगे। और 55 से 60 क्वेश्चंस करते ही आप समझिए कि कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं। तो उस परिप्रेक्ष्य से सोचिए कि अगर भूगोल पे प्रभावी पकड़ होगा तो अपेक्षाकृत केक वॉक की तरह होगा, यानी कि प्रारंभिक परीक्षा में आप ज्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये जो वजन दिखाना था आपको या वेटेज आपके साथ जो शेयर करना था वो ये, ताकि हम इस बात को समझें कि कितना समय देना है, कितनी ऊर्जा लगानी है और उसका आउटपुट क्या होने वाला है एग्जामिनेशन में। तो 15 से 20 सवाल को लेके आप चलें कि इतने सवाल पूछे जा सकते हैं। अब अगला जो है वो वजन के संदर्भ में, कि अगर 15 से 20 सवाल पूछ रहा है यूपीएससी तो पूछ कहां से रहा है, भारत के भूगोल से या विश्व के भूगोल से, इस पहलू को भी देखना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के टॉपिक है, विश्व के भूगोल से, है ना। पिछले कुछ सालों को जब हम देखते हैं, है ना, इन्हीं 6-7 सालों को जब हम देखते हैं तो देखते हैं कि विश्व के भूगोल से 24 सवाल पूछा गया है पिछले 6-7 सालों में। विश्व के भूगोल में अलग अलग है, लोकेशन से, है ना, कि कोई एक स्थिति के बारे में, पृथ्वी के और ब्रह्मांड के से रिलेटेड क्वेश्चंस, भू आकृति विज्ञान, भूमि को आकृति देने वाला, जलवायु के बारे में, है ना, समुद्र के बारे में, अलग अलग टॉपिक से कितने सवाल पूछे पिछले 6-7 सालों में। तो हम देखते हैं कि लगभग 24 सवाल पूछे गए। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं भारत का भूगोल, है ना, क्योंकि भारत और विश्व का भूगोल लिखा हुआ है, तो जब हम प्रारंभिक परीक्षा में देखते हैं कि भारत के भूगोल से कितना सवाल पूछा गया है पिछले इन्हीं 6-7 सालों में, तो इसकी संख्या लगभग डबल हो जाती है। ध्यान से देखिए तो लगभग 43 क्वेश्चंस हो जाते हैं, है ना, 43 क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि हर दूसरा सवाल भारत के भूगोल से पूछा जा रहा है। अगर 15 सवाल पूछेगा तो इसका मतलब, सिंपल मतलब यह हो गया कि लगभग 8 से 9 सवाल भारत के भूगोल से होंगे। ये ट्रेंड है, हम ये नहीं कह रहे कि ट्रेंड शिफ्ट नहीं होगा, हमको तैयार तो पूरा करना है। हम विश्व का भूगोल भी तैयार करके जाएंगे, हम भारत का भी भूगोल तैयार करके जाएंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे जब रिवीजन करने का टाइम आएगा और खूब रिवीजन कर रहे होंगे और हमारे पास समय की मान लीजिए सपोज कमी होगी, तो सबसे पहले वरीयता हम भारत के भूगोल को देंगे, प्रियोरिटाइज करेंगे। ये मेरे कहने का मतलब है। ये नहीं कहना है कि भारत का विश्व का भूगोल पढ़ के नहीं जाएंगे, विश्व के भूगोल की समझ नहीं होगी तो भारत का भूगोल नहीं समझ में आएगा। कैसे नहीं आएगा उसकी चर्चा क्लास में करेंगे, लेकिन ये एक आपके सामने फैक्ट रखें, एक तथ्य रखें कि ये स्थिति है पिछले 6-7 सालों की। क्या इस आंकड़ों से आप रणनीति बना सकते हैं, क्या एक दिशा मिल सकती है? ये मेरा इंटेंशन पर्पस था, ये आंकड़े दिखाने के, ताकि आप समझ पाए कि भारत का भूगोल और विश्व के भूगोल के संदर्भ में एक बड़ा पक्ष जो है, जो सवाल पूछने का जरिया है, वो भारत के भूगोल की तरफ थोड़ा झुका हुआ है, टिल्टेड है। तो इसका मतलब है कि हमको भी बहुत कॉशियस होकर भारत का भूगोल तैयार करना है, ताकि हमको मालूम है कि ये ट्रेंड बता रहा है। हो सकता है अगले साल ना हो, लेकिन अगर हो गया तो उसके लिए हमारी पकड़ ज्यादा बेहतर तरीके से होनी चाहिए। तो ये तो हो गया वजन, एक वेटेज कि 15 से 20 सवाल जो है, पिछले 6-7 सालों का ट्रेंड कहता है कि 15 से 20 सवाल आ सकते हैं। किसी भी साल आ सकता है, किसी साल कम हो सकता है, लेकिन ये ट्रेंड बता रहा है कि ऐसा होगा। तो हमारी रणनीति इन 15-20 सवालों को लेकर रहनी चाहिए। आपके दिमाग में ये रहना चाहिए कि 20 सवाल पूछ सकता है, 21 सवाल पूछ सकता है, यानी कि मेरे परीक्षा का 20% केवल भूगोल के प्रश्नों से होगा। इस बात को लेकर सजग रहिए, अलर्ट रहिए और मतलब एक बेहतर तरीके से टाइम मैनेजमेंट करते हुए भूगोल के सिलेबस पे एक पकड़ बनाइए, ठीक है, ताकि सोचिए कि कितना आसान हो जाएगा। अगर 20 सवालों में से अगर 15-16 भी आप करने वाली स्थिति में हो जाएंगे, तो आप समझिए कि एक 33% की लगभग यात्रा आपने, 30 से 33% की यात्रा आपने कर ली उस पेपर में, उस एग्जामिनेशन हॉल में। और अगर 20 क्वेश्चन कर लिया तो बाकी 60 या 80 क्वेश्चन है, उसमें से तो 40 तक ही जाना है। कट ऑफ क्लियर है ना।
तो इस संदर्भ में एक वेटेज को लेके समझदारी होनी चाहिए। अब वेटेज को भी समझ लिए हम कि ये वेटेज है। अब अगर सवाल पूछा जा रहा है और हमने ये भी समझ लिया कि 20 सवाल पूछा जाएगा, तो अगला जो पक्ष बनता है वो ये है कि ये सवाल होंगे कैसे, किस प्रकार का सवाल पूछेगा यूपीएससी हमसे, उसको भी लेके हमको एक समझ हमारी होनी चाहिए कि उसकी प्रकृति कैसे है। जैसे सुजीत से जब आपसे डिस्कस कर रहे थे तो सर ने आपको बताया कि कोई एक टॉपिक है तो उसके सामाजिक पहलू को देखेंगे, उसके आर्थिक पहलू को देखेंगे, उसके राजनीतिक पहलू को देखेंगे, उसके सांस्कृतिक पहलू को देखेंगे, क्योंकि सवाल इनमें से किसी भी आयाम पे बन सकता है। वैसे ही भूगोल में हमको प्रकृति को समझना है, नेचर को समझना है कि किस प्रकार का सवाल यूपीएससी पूछ रहा है भूगोल के संदर्भ में। तो यहां पर हमको जो समझना है, हमको देखना है प्रकृति। तो प्रकृति को अगर हम देखते हैं तो 4 प्रकार के ही क्वेश्चंस बनते हैं, और मैं आपके सामने ये बात रख रहा हूं। आप चाहे तो इस पे चैट या कमेंट करना चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं कि जो सवाल पूछे जा रहे हैं मैं उनको 4 कैटेगरी में रख रहा हूं। एक सवाल ऐसे हैं जो सूचना आधारित हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं जो सूचना आधारित हैं, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हैं, है ना, कि कॉन्सेप्ट है उसको आपको मालूम होना चाहिए कि मॉनसून क्या होता है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो अप्लाइड होते हैं, उस कॉन्सेप्ट को आपको अप्लाई करना पड़ेगा जमीनी स्तर पे, तो वो अप्लाइड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कॉन्सेप्चुअल अप्लाइड। और चौथा जो होता है, यानी कि दूसरा कॉन्सेप्ट बेस्ड, तीसरा अप्लाइड, और चौथा जो सवाल होता है वो होता है करंट अफेयर बेस्ड, या कह सकते हैं करंट अफेयर्स बेस्ड। ऐसे सवाल होते हैं। तो 4 प्रकार के सवाल हो गए। यानी कि अगर मान लीजिए कि मुझे मॉनसून तैयार करना है तो मॉनसून में मुझे कुछ सूचना तैयार करना पड़ेगा। भारत में मॉनसून आता कब है, जाता कब है ना, मैंगो शावर क्या कहते हैं, कॉफी शावर क्या कहते हैं, है ना, प्री मॉनसून शावर क्या होता है, काल बैसाखी क्या होता है। ऐसे कुछ सूचनाएं कि अलग अलग जगहों पे मॉनसून से आने से पहले उसको कुछ अलग अलग नामों से बुलाया जाता है। कुछ सूचना, कुछ इंफॉर्मेशन। कॉन्सेप्ट क्या है, बिल्कुल घबराइएगा नहीं, मैं कुछ बात आपके सामने रखूंगा तो आपको लगेगा कि सर ने कह दिया। मॉनसून को समझने के लिए कुछ हमको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। उन कॉन्सेप्ट का नाम आपके सामने रख रहे हैं, घबराना बिल्कुल भी नहीं है, विस्तार से चर्चा करेंगे। मॉनसून को समझने के लिए हमको जेट धारा को समझना पड़ेगा। जेट धारा में एक पूर्वी जेट धारा होता है, उसको समझना पड़ेगा। इस जेट धारा के अलावा जो है एक दक्षिणी पश्चिमी मॉनसून है ना, वायु का एक प्रवाह है, या कह सकते हैं कि महाद्वीपों में धारा का एक प्रवाह है, उसको समझना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट है, उसको कहते हैं इंडियन ओशियन डाइपोल, IOD। हिंद महासागर में कुछ परिवर्तन होता है, इंडियन ओशियन डाइपोल। वॉकर सेल, एल नीनो, ला नीना, एल नीनो मोडोकी, ऐसे कुछ शब्द हैं। ये कुछ शब्दावलियां हैं जो अपने अपने, जो हर शब्द अपने अंदर कॉन्सेप्ट को पिरोए हुए हैं। जब हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स को जोड़ लेते हैं तो हमारा मॉनसून तैयार हो जाता है। तो कॉन्सेप्ट, उसका अप्लाइड, उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है ना, एल नीनो का इफेक्ट क्या है, होता क्या है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में क्या करता है, या वो पेरू पे क्या करता है, या भारत में एल नीनो क्या करता है ना। वैसे कुछ अप्लाइड पार्ट और कुछ करंट अफेयर्स। करंट अफेयर बेस्ड मतलब अगर कुछ नया हाल ही में रिसर्च हुआ एल नीनो को लेके, ला नीना को लेके, वॉकर सेल को लेके, जेट धाराओं को लेके, तो वो करंट का पार्ट हो गया कि हमको उस करंट के पार्ट को भी समझना है। तो ये 4 प्रकार से हमको कोई भी टॉपिक को तैयार करना है। बहुत सारे ईयर्स का एनालिसिस कर सकते हैं, लेकिन मैंने लास्ट ईयर का ही आपके सामने बात रखा है कि लास्ट ईयर हमने देखा कि लगभग कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लास्ट ईयर हमने देखा 2020 में लगभग 21 सवाल भूगोल से पूछे गए। 21 क्वेश्चंस अगर पूछे गए हैं यूपीएससी में, तो क्या 2100 सवाल या तो सूचना आधारित होंगे, या कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, या अप्लाइड क्वेश्चन होंगे, या करंट अफेयर बेस्ड होंगे। अगर हम देख लेंगे कि 2100 सवाल जो पूछे गए हैं वो इसी खाके में ढलते हैं, तो हमारा काम क्या होगा, हमारा काम बहुत आसान हो गया। हमारा काम यह हो गया कि कोई भी टॉपिक है, जो भी हमको टॉपिक तैयार करना है, उसको 4 तरीके से टॉपिक तैयार करना है। एक, उसका इंफॉर्मेशन क्या है, दूसरा उसका कॉन्सेप्ट क्या है,
तीसरा उसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है, और चौथा कि हाल फिलहाल में उससे जुड़ा हुआ क्या कुछ करंट का डेवलपमेंट चल रहा है। इन 4 चीजों को समझ लेना है। यानी कि कोई भी टॉपिक तैयार करें, कोई भी टॉपिक के बारे में पढ़ें, तो पढ़ते समय हमको यह सोचना है कि सवाल इन 4 प्रकार के बन सकते हैं। 4 टाइप के क्वेश्चंस क्रिएट हो सकते हैं। क्लियर है? और इस तरह से हर टॉपिक को तैयार करिए ताकि जब सवाल पूछे तो किसी ना किसी इसी खाके में हो और मेंटली आप उन सारे पहलुओं को सोच चुके हैं, उन सारे पहलुओं से उस टॉपिक को तैयार कर चुके हैं। लर्निंग इज ए जॉय, मजा आएगा, इनरिचमेंट होगा। एग्जामिनेशन हॉल में आत्मविश्वास अलग स्तर पर होगा। आपको लगेगा तो मैं तो इंतजार ही कर रहा था कि यह सवाल आए। आप उसको सोच सकते हैं कि अच्छा ये सवाल कॉन्सेप्ट वाला है, ये सवाल इंफॉर्मेशन वाला है, ये सवाल अप्लाइड है, ये सवाल जो है करंट अफेयर्स का है। तो आप बड़े आराम से उसको कैटेगराइज कर रहे होंगे और आपको मालूम है कि मैंने ये तैयार किया हुआ है। केक वॉक होगा क्वेश्चंस। कुछ क्वेश्चंस आपके सामने 2020 के जो 20-21 सवाल हैं उसको यहां पर रख दिए हैं, ठीक है, ताकि आप लोग उसको भविष्य में देखें तो अपनी रणनीति तय कर पाए कि ये 4 प्रकार के अलावा कोई और 5वां सवाल नहीं होता। अगर होता है तो कमेंट करके मुझे बताइए कि इन 4 टाइप्स के अलावा कोई 5वां पहलू भी हो सकता है सवाल पूछने का। अगर ऐसा लगता है तो बिल्कुल उस पर कमेंट करिए। क्लियर है? देखिए, सवालों की चर्चा नहीं करनी है, क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, उसके लिए हमारे पास बहुत स्कोप है क्लास में। हमको बस ये देखना है, जैसे भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। तो यहां पर दालों के उत्पादन के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट दिया है। अब जरा इन तीनों स्टेटमेंट को देखें कि ये इंफॉर्मेशन है, सूचना है ना, कॉन्सेप्ट है, अप्लाइड है, करंट अफेयर से क्या है ना, ये सूचना का प्रकृति क्या है। तो यहां जरा देखें, उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जाती है, सूचना है। कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का है, यह भी सूचना है। पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहीं रबी दालों का उत्पादन घटा है, सूचना है। तीनों ही सूचना है, तीनों ही इंफॉर्मेशन है। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करें? कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, नॉर्मल आपके सामने इंफॉर्मेशन दे दिया है और उन सूचना के आधार पर सवाल बना दिया गया है। तो ये क्या है? इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस। या तो ये सूचना आपके पास होगी या तो नहीं होगी। क्लियर है? यानी कि हमको जब कृषि तैयार करना है और दालों के बारे में तैयार करना है तो हमको कुछ सूचनाओं को भी एकत्रित करना पड़ेगा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। 1-2 क्वेश्चंस और लेते हैं। 1-2 और क्वेश्चंस देखिए। ये एक उसमें नंबर भी लिख दिए हैं क्वेश्चंस का, ताकि आप लोग वहां जाके खोजे तो वो क्वेश्चन वहां मिल जाए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में। 92 नंबर का सवाल है। वहां सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों पर विचार करिए। 3-4 खनिज का नाम दिया है, बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कायनाइट, सेलेमेनाइट, ये 4 का नाम दिया है और कह रहा है कि इनमें से प्रमुख खनिज कौन सा है, मेजर मिनरल कौन सा है। क्वेश्चन क्या है भूल जाइए, एक बार बस उसकी प्रकृति को समझने का प्रयास करिए, है ना, उसके कॉन्सेप्ट को समझने, मतलब किस प्रकार का सवाल है, किस खाके में डाल सकते हैं उसके बारे में सोचिए। तो ये क्या पूछ रहा है? इसमें से प्रमुख खनिज कौन सा है। तो इसका मतलब है इसमें से कुछ प्रमुख खनिज हैं और कुछ नहीं हो सकते हैं, कुछ मेजर मिनरल होंगे, कुछ माइनर मिनरल्स होंगे। तो यहां पर प्रमुख खनिज कौन से हैं और अप्रमुख खनिज कौन से हैं वो तो थोड़ा याद करना पड़ेगा। इंफॉर्मेशन ही है, आपको उसको जाके देखना पड़ेगा कि ये प्रमुख हैं, ये प्रमुख नहीं है। इंफॉर्मेशन, सूचना आधारित सवाल। ऐसे ही देखिए, भारत में मरु राष्ट्रीय उद्यान है ना, डिजर्ट नेशनल पार्क, मरु राष्ट्रीय उद्यान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। यह 2 जिलों में विस्तृत है, 2 में है, 4 में है, सूचना है। उद्यान के अंदर कोई मानव स्थल नहीं है, वास स्थल, यह भी एक प्रकार का सूचना है। तीसरा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एक पक्षी है के प्राकृतिक आवासों में से एक है। ये कौन सा? आपको मरु राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों स्टेटमेंट आप देखिए तो सूचना है, इंफॉर्मेशन है। यानी कि एक जो सवाल है वो इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपके द्वारा पूछा जा रहा है। ऐसे ही कुछ और सवालों को देखते हैं, है ना। ये भी एक प्रकार का सूचना है, लेकिन ये सूचना मैप बेस्ड है। मैप के आधार पर आपसे सूचना मांग रहा है। जैसे निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र कावेरी बेसिन में अवस्थित है। अगर आप मैप में लगातार कावेरी नदी और उसके आसपास के क्षेत्र को देखते रहेंगे तो ये पूछ रहा है कि कौन सा इसमें से जो संरक्षित क्षेत्र है, कौन सा उद्यान इसमें से राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है, जो कि इस कावेरी के क्षेत्र में अवस्थित है। ये क्या है? सूचना है। बस इस सूचना की प्रकृति क्या है? मैप के साथ जोड़ के पूछ रहा है।
तो मैप बेस्ड सूचना हो गया। सूचना है नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, पापीकोंडा, सत्यमंगलम, वायनाड, नाम मालूम होगा तो कर लेंगे। यानी कि इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस, चाहे वो मैप आधारित हो चाहे नॉर्मल ऐसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हो, ऐसे करके मैप बेस्ड क्वेश्चंस या इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चंस तय हो रहे हैं। दूसरा है करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस, जो देखा मैंने कि इस्पात स्लैग निम्नलिखित में से किसकी सामग्री हो सकता है। अभी हाल ही में इस्पात स्लैग लगातार न्यूज में था कि इस्पात से स्लैग निकलता है, जो भी उसका कचरा निकलता है उसका इस्तेमाल होता है। तो करंट अफेयर्स में लगातार इस्पात स्लैग के बारे में चर्चा हो रही थी, तो यूपीएससी ने सवाल बना लिया कि इससे बताइए क्या बनता है। इस्पात स्लैग से सड़क बनता है, कृषि मृदा बनता है, सीमेंट बनता है, क्या होता है। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वो जो एक प्रकार का अपव्यय है, जो कि एक पॉल्यूटेंट है ना, रेसिड्यू है, किसी काम का नहीं है, उसका भी इस्तेमाल होने लगा है। करंट में था, यूपीएससी ने सवाल बना लिया। तो ये भी सूचना है लेकिन करंट के डायमेंशन से। इसका मतलब है कि जब हम इस्पात उद्योग को चर्चा करें तो इस्पात उद्योग के साथ चर्चा करते करते इस्पात के सेक्टर में जो भी नए डेवलपमेंट्स हैं उसको जोड़ के देखना पड़ेगा, तब जाके ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं। ऐसे ही ये है कोयले में की राख में आर्सेनिक, सीसा, पारद अंतर्विशिष्ट होते हैं। कोयला संचालित विद्युत संयंत्र पर्यावरण में सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। लगातार जो है इसको लेके न्यूज में था कि भारत के कोयले का प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। कोयला जो है भारत में ऊर्जा के लिए 60% कोयला, यानी कि भारत में जो बिजली बनती है उसका 63%, 62 से 63% ऊर्जा केवल कोयले से बनता है। तो जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में चर्चा लगातार चल रही थी कि भारत में जो ऊर्जा है वो कोयले से होता है, कोयला बहुत ज्यादा वायु प्रदूषण करता है। और WHO कहता है कि दुनिया के जो 15 सबसे पॉल्यूटेड शहर हैं उसमें से 14 तो हमारे ही देश में है। तो अगर इस स्थिति को बदलना है तो थोड़ा सा न्यूज में था कि कोयले की जगह रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में चर्चा करना है, तो यूपीएससी ने इंफॉर्मेशन लेकिन करंट के साथ जोड़ के सवाल बना दिया कि तैयार करिए इसको। क्लियर है। ऐसे करके कुछ है। ये भी सौर जल पंपों के संदर्भ में ये न्यूज में था, तो सबमर्सिबल पंप के बारे में कि जो भी किसान है जो पंप है उसके लिए बिजली इस्तेमाल करने की जगह सौर ऊर्जा से चलित पंपों का इस्तेमाल करे तो ऊर्जा का खपत अपेक्षाकृत कम होगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस हैं। ये कुछ क्वेश्चंस फंडामेंटल अप्लाइड है। यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। खेती में बायोचार का उपयोग क्या है। बायोचार अगर आप कॉन्सेप्ट जानते भी हैं कि बायोचार ऐसे बनता है, ये पूछ रहा है कि खेती में उसका एप्लीकेशन क्या है, खेत में बायोचार कैसे इस्तेमाल होगा, किस तरह से खेत या कृषि के लिए वो प्रभावी होगा, यही पूछ रहा है। इसका मतलब क्या है कि बायोचार का कॉन्सेप्ट मालूम भी है लेकिन कृषि के साथ अगर उसको जोड़ नहीं पाएंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो ये सवाल नहीं हिलेगा। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया है। यहां पर पूछा गया है कि शून्य जुताई, जीरो टिलेज, इसका लाभ क्या है। लाभ का मतलब एप्लीकेशन, कि अगर हमको जीरो टिलेज मालूम भी है लेकिन अगर हम कृषि के संदर्भ में बात करें तो इससे फायदा क्या होगा, अप्लाइड पार्ट है ना, उसके बेनिफिट क्या है। तो ऐसे फंडामेंटल अप्लाइड क्वेश्चंस भी यूपीएससी के द्वारा पूछा जा रहा है ना। ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, अब उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। ऐसे ये क्वेश्चंस खूब सारे पूछे गए। तो ये देखा जाए तो जो भी 20-21 सवाल यहां पर हैं, सारे क्वेश्चंस तो मैंने आपके साथ नहीं डिस्कस किया, लेकिन सारे क्वेश्चंस इन्हीं खाकों में डाले जाएंगे। या तो सूचना आधारित होंगे, या करंट अफेयर बेस्ड होंगे, या कॉन्सेप्ट बेस्ड होंगे, या उसका अप्लाइड पार्ट होगा। अगर हम किसी भी टॉपिक को इन चारों पहलुओं से लेके आगे बढ़ते रहे तो दिक्कत नहीं होगी, है ना, प्रॉब्लम्स नहीं होगा। अब एक लास्ट पहलू का आपके सामने चर्चा करते हैं, एक लास्ट पक्ष आपके सामने रखते हैं कि मैंने खूब सारी चीजों की आपके साथ चर्चा की, आपको बताया कि ये हमारा सिलेबस है, सवाल पूछा जा रहा है तो वजन कितना है। वजन पूछने के बाद क्वेश्चन की प्रकृति के बारे में एक एनालिसिस किया कि हमको भूगोल को इन्हीं 4 पहलुओं से देखना और समझना है। अब सवाल ये उठता है कि इतनी सारी चीजों को हम पढ़ें कहां से, हमारे पास इसका स्रोत क्या हो। तो इसके स्रोत के संदर्भ में हमको ये ध्यान रखना है कि जैसा मैंने आपको बताया कि भूगोल एक चुनौतीपूर्ण सब्जेक्ट है, चैलेंजिंग है। अगर कभी आप 11th और 12th क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं, शुरू करने के लिए वो अच्छी किताबें हैं, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको इस सब्जेक्ट का कह सकते हैं कि समझ बढ़ेगा। लेकिन समझ बढ़ने के बाद क्या हम क्वेश्चंस कर पाएंगे, तो मेरा आंसर है नहीं। एनसीईआरटी की किताबें बहुत बेसिक नेचर की हैं, वो हमको कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताती हैं लेकिन गहराई से नहीं बताती हैं। और आजकल जो सवाल पूछे जा रहे हैं, जैसे मैंने आपके सामने 2020 के सवाल रखे हैं, आप कभी देखिएगा कि ये सवाल क्या एनसीईआरटी से हो पा रहे हैं, तो आंसर है नो, नहीं हो पा रहे। कुछ इक्का दुक्का सवाल हो सकते हैं लेकिन मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं। लेकिन
समझ बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जो यात्रा है हमारी इस कॉन्सेप्ट या भूगोल को लेके, तो शुरुआती दौर में एनसीईआरटी की किताबें आपकी मदद करेंगी। तो आपको 11th और 12th क्लास का जो बुक है नई वाली एनसीईआरटी, आप उसको रेफर कर सकते हैं। एक और जो अच्छी किताब है, यहाँ पर ये 4 ऊपर की जो किताबें हैं वो एनसीईआरटी की बुक्स है ना, एनसीईआरटी के रेफरेंसेस हैं। इसके अलावा एक और अच्छी किताब है, उसका नाम है जीसी लियोंग, है ना। जीसी लियोंग की किताब है। अंग्रेजी के बच्चे को एसएस है, हिंदी के बच्चों के साथ चुनौती ये है कि इस चीज का हिंदी में ट्रांसलेशन नहीं हुआ है। तो विजन या हम लोगों ने इस जीसी लियोंग को, हमको मालूम था कि बच्चों को चुनौती हो रही है और यूपीएससी साल दर साल जीसी लियोंग से क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो हमने उस पूरे किताब को प्रभावी तरीके से ट्रांसलेट कर दिया। और विजन आईएएस का जो हमारा मटेरियल है उसमें हमने जीसी लियोंग के मटेरियल को या उसके कंटेंट को इंक्लूड कर लिया, ताकि हमारे बच्चे महरूम क्यों हों। अंग्रेजी माध्यम के बच्चे जब पढ़ सकते हैं और यूपीएससी साल दर साल इस किताब से क्वेश्चंस बना रहा है, तो हिंदी माध्यम के बच्चे भी उस किताब को एसेस कर सके। तो हमारा जो कंटेंट है या हमारा जो मटेरियल है हमने उसमें इंक्लूड कर लिया है। कभी भी आप किसी सीनियर से अपने पूछिएगा कि विजन आईएएस का ये जो भूगोल का मटेरियल है कैसा है, तो आपको बताएगा या वो बताएंगी कि इधर उधर कुछ करने से अच्छा है कि विजन के भूगोल के मटेरियल को अच्छे से पढ़िए। और हर क्लास में पीडीएफ अपलोड होता है, जैसे आज स्लाइड्स हैं वैसे ही हर क्लास में हर टॉपिक का आपको स्लाइड जो है वो मिल जाता है। क्लियर है? तो हमारा जो मटेरियल है क्लासरूम स्टडी मटेरियल, ऐसा मत सोचिएगा कि मैं विजन आईएएस या अपने मटेरियल को प्रमोट कर रहा हूं। मुझे मालूम है कि हिंदी माध्यम के बच्चों के सामने क्या चैलेंजेस हैं, क्या चुनौतियां हैं, और विजन आईएएस कैसे उस गैप को फिल कर रहा है वो भी हम लोगों को मालूम है। जो प्रॉमिस है और डिलीवरी है उसको ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण पक्ष है स्तरीय मटेरियल, है ना। एक स्टैंडर्ड रेफरेंस होना चाहिए। मतलब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, हमने बहुत रिसर्च किया है। कभी आप लोग विजन आईएएस की साइट पे जाइएगा तो देखिएगा कि जो भी सवाल यूपीएससी पूछता है हम उसके तह तक जाते हैं कि ये सवाल बनाया कहां से है, ये सवाल पूछा कहां से गया है। सोचे कि 100 क्वेश्चंस पूछता है तो हमको 3-4 डेज लगते हैं ये पता करने में कि सवाल पूछा कहां से जा रहा है। वो हम क्यों करते हैं? हम इसलिए करते हैं ताकि लगातार हम रीओरिएंट करें, हम इस बात को समझें कि ये सोर्सेज हैं, स्रोत हैं जहां से यूपीएससी लगातार सवाल बना रहा है, ताकि हम उन स्रोतों को लगातार पढ़ें और आप लोगों को वो चीज मुहैया कराएं। एक बड़ा चैलेंज है इंग्लिश से उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना, लेकिन हम लोगों ने उसको किया है और इस पूरी प्रक्रिया में एक स्तरीय मटेरियल डिजाइन हुआ है आप लोगों के लिए, तो उसका फायदा जरूर उठाइए। तो जो हमारा मटेरियल है वो बहुत स्तरीय है। अगर आप सिर्फ उसी को 3 से 4 बार पढ़े ना, कुछ नहीं करना है, क्लास को अच्छे से सुने और मटेरियल को अच्छे से पढ़ें, सिर्फ उतना ही करें। बस थोड़ा सा गैप ये होगा कि करंट वाले जो इश्यूज होंगे उसको हम लोग क्लास में भी ऐड करके लिखवाते रहेंगे, कहीं कहीं पर थोड़ा और विस्तार देने की जरूरत पड़ेगी तो उसको विस्तार भी देंगे, लेकिन जो मटेरियल है वो आपके बड़े काम का है, तो उसको जरूर पढ़ें, उसको जरूर रेफर करें। और 3 से 4 बार पढ़ लिया आपने तो समझिए कि भूगोल का समस्या सॉल्व हो गया, क्लियर हो गया। मतलब मेरे इस वर्ड्स को ध्यान में रखिएगा। इतना करने के बाद एक और जो पक्ष आपको चाहिए, एक और जो पहलू आपको चाहिए, वो ये है कि हमेशा आपके टेबल पे जब भी आप भूगोल की कक्षा में हो, जब भी भूगोल पढ़ रहे हो, तो आपके बगल में एक एटलस जरूर होना चाहिए। चाहे वो ऑक्सफोर्ड का रख लीजिए, टीटीके का रख लीजिए, ओरिएंट लॉगमैन का रख लीजिए, कोई भी एटलस आप रखिए। ये 3 नाम मैंने बताया, टीटीके, ओरिएंट लॉगमैन या ऑक्सफोर्ड स्कूल एटलस। कोई भी एटलस आपके पास होना चाहिए। मान लीजिए कि कोई भी जगह का नाम बताया, जैसे मान लीजिए कि अफगानिस्तान से अमेरिका निकल रहा है तो बगराम एयरपोर्ट जो अफगानिस्तान में अवस्थित है, तो मन में ये सवाल होना चाहिए कि मैंने कोई जगह का नाम पढ़ा तो मैं इसको देखूं ये है कहां पर। इमिडिएटली उसको जाके मैप में देखिए कि ये है कहां पर। उससे जो मैप बेस्ड क्वेश्चंस या इंफॉर्मेशन सूचना आधारित मैप बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रहा है वो करने वाली स्थिति में होंगे। तो स्कूल एटलस एक जरूर रखें अपने पास और उस तरह से इसका इस्तेमाल करें। तो मेरा जो सजेशन है कि अगर आप लोग जो इंटरेस्टेड हैं वो एनसीईआरटी की किताब पढ़िए। जीसी लियोंग की किताब आप लोगों को नहीं मिलेगी तो विजन आईएएस का जो मटेरियल है उसमें हम लोगों ने उसको इंक्लूड किया हुआ है। यूपीएससी का एग्जामिनेशन एक ऐसा एग्जामिनेशन है जिसमें आपको रेफरेंसेस, स्रोत स्तरीय होने चाहिए और उन्हीं स्तरीय स्रोतों को बार बार पढ़ना है। ये इस एग्जाम का चुनौती है कि कौन सा बच्चा कितनी बार पढ़ सकता है एक मटेरियल को। क्या वो बोर नहीं होता है? क्या वो बड़े इंटरेस्ट के साथ बार बार पढ़ सकता है? अगर आप ऐसा करेंगे, दोहराव करेंगे,
तो आप उस पर पकड़ बना पाएंगे। जैसा सुनील सर ने भी कहा था कि हमको कई बार पहला नाम याद रहता है, 10 नाम अगर मैं आपको बताऊं तो पहला नाम याद रहेगा या अंत का नाम याद रहेगा, लेकिन बीच का नहीं रहेगा। उस बीच के लिए क्या करना है, उस बीच के लिए रिवीजन पे फोकस करना है, मल्टीपल रिवीजन्स। और सोना मैम ने आपको बताया ही है, एक बड़ा मंच है विजन आईएएस का प्लेटफॉर्म। आप बहुत सारे बच्चों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं। हमारा प्रारंभिक जो प्रीलिम्स का टेस्ट है, मेंस का टेस्ट है, उसको जोड़ लीजिए। जो भी क्लास में चर्चा करें, मैंने कुछ पढ़ाया है तो मैं आपको कहूंगा कि देखिए ये सब पढ़ाया, अब जरा जाके देखिए, क्वेश्चंस करके देखिए हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो बताइए कि ऐसा क्या है जो पढ़ाने के बाद नहीं आएगा या नहीं समझ में आएगा। क्लियर है? तो एक चीज पढ़ने के बाद हमको जो करना है वो ये करना है कि खूब प्रैक्टिस करना है। कहते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। कितना भी आप जानते हो, लेकिन मैच कंडीशंस होते हैं। मैच कंडीशंस का मतलब है कि एग्जामिनेशन हॉल की तरह घर में बैठ के परीक्षा दीजिए, टेस्ट पेपर लीजिए। विजन आईएएस का टेस्ट तो आपको मतलब पता चलेगा धीरे धीरे, तो इस तरीके है। तो उस टेस्ट को उठाइए, ऐसा एग्जाम दीजिए जैसे लग रहा है कि यूपीएससी में बैठे हो, और बैठ के खूब तन्मयता के साथ एग्जाम दीजिए। जो गलतियां हैं उन गलतियों को आइडेंटिफाई करिए और उन गलतियों को ओवरकम करिए, और इस तरह से लगातार आगे बढ़ते रहिए। कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों से 100 बार फिसलती है। गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना न खता है, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि इस सिलेबस को बार बार पढ़िए। पहली बार पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि कुछ चीज समझ में आया, कुछ चीज नहीं आया, पर मत घबराइए। फिर दोबारा पढ़िए, एक कदम और आगे बढ़ेंगे, फिर एक बार और रिवीजन करिए, आगे बढ़ेंगे। और जब लगे कि हाँ थोड़ी पकड़ बन गई है तो जरा टेस्टिंग करें इसका, उस पर टेस्टिंग पे फोकस करिए। प्रारंभिक परीक्षा का टेस्ट दीजिए, मेंस एग्जामिनेशन का टेस्ट दीजिए, सारे टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है, खूब दीजिए। और दे के अपने आप को एकदम, कहते हैं ना कि बिल्कुल शेप दीजिए अपने आप को। ठीक है, इतनी ही बात रखते हैं और आगे और चर्चा होती रहेगी आप लोगों से। अशोक सर आपके साथ अभी पॉलिटी का डिस्कशन लेंगे, एक उसको लेके भी आपकी एक बेहतर पकड़ बन जाएगी कि पॉलिटी को कैसे अप्रोच करना है। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। खूब परिश्रम करिए, खूब मेहनत करिए, पॉजिटिव रहिए। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।